सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर और मिक्सचर का सेपरेशन की विधि, ये सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। और इससे पिछले वाले पार्ट में जो हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के पाँचों स्टेट्स हम लोग देख चुके थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इन पांचों के बारे में हमने पढ़ लिया था पूरे डिटेल में। आज हम लोग इसी चैप्टर का स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एटम यानी कि परमाणु। पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है। यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो चलिए, ये आपका हमेशा क्वेश्चन पूछता है, एटम डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जैसे अब बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटम को लिखेंगे O, लेकिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लिखते हैं O2। याद रखिएगा, O2 का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, स्वतंत्र अस्तित्व होगा, लेकिन O एटम ये स्वतंत्र नहीं रह सकता है। ये क्यों स्वतंत्र नहीं रह सकता है? क्योंकि ये किसी न किसी के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है वाटर, ये बनाता है वाटर। यानी कि यह कभी भी एटम अकेला वो स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता है। वह मॉलिक्यूल जो है वो स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है, अणु जो है वो स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है, एटम नहीं। तो ये सेकेंड वाला पार्ट याद रखिएगा, आपका हमेशा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी पदार्थ एटम के बने होते हैं, जितने भी पदार्थ हैं वो एटम के ही बने होते हैं, क्योंकि एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। बिना एटम का कोई भी पदार्थ नहीं बन सकता है। दुनिया का कोई भी पदार्थ उठा लीजिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रत्येक एटम भाग लेता है। जैसे मान लीजिए सोडियम और क्लोरीन मिलके बनाता है NaCl, यानी कि कॉमन सॉल्ट, यानी कि साधारण नमक बनाता है। तो नमक बनाने के लिए NaCl जो है, इसमें जितना भी सोडियम होगा और जितना भी क्लोरीन होगा वो दोनों उस केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, प्रत्येक एटम भाग लेगा। ये आपको याद रखना, प्रत्येक एटम, एक भी एटम छूटना नहीं चाहिए। प्रत्येक एटम उस केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा। यानी कि इससे आपको दो चीज़ समझ में आया, एटम का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया, उसमें एटम भाग लेता है, परमाणु भाग लेता है, ठीक है, ये भाग लेता है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ये दोनों पॉइंट को याद रखिए, क्योंकि मॉलिक्यूल में, अणु में यही चीज़ उल्टा हो जाएगा। अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। वो आगे बढ़ाएंगे आपको। तो एटम अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो मॉलिक्यूल आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट, अगला है एलिमेंट, तत्व। यह पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का बात करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर ये तो एटम भी है और ये तो एलिमेंट भी है, तो क्या अंतर है दोनों में? अंतर ये है कि एलिमेंट जो है, मान लीजिए हम लिखते हैं एलिमेंट आपका ऑक्सीजन का बात करते हैं, ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन का एलिमेंट में कई करोड़, कितने अरब एटम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं 1 मोल एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल किसको बोलते हैं? जिसमें 6.022 × 10⁻23 एटम्स हो। कितना एटम हो? 6.022 × 10⁻23 एटम। यानी कि एलिमेंट जो है वो ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम। तो आप क्या बोलिएगा कि ठीक है सर ग्रुप ऑफ एटम है, तो एगो हाइड्रोजन का एटम है, देखो ऑक्सीजन का एटम मिला देंगे तो एलिमेंट बन जाएगा? आप बोलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट में सारा एक ही एटम होता है, एक ही प्रकार का एटम होता है। यानी कि समान प्रकार के एटम मिलकर वो रासायनिक अभिक्रिया करके बिना रासायनिक अभिक्रिया किए कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, सिंपल आके जुड़ जाएगा एटम और वो बनाएगा एलिमेंट। और ये पदार्थ की शुद्धतम अवस्था है। अगर मान लीजिए एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलता तो वो H2O बनाता, जो कि मॉलिक्यूल है, जो क्या है? मॉलिक्यूल है, यानी कि अणु है, वो एलिमेंट नहीं है। तो एलिमेंट क्या बोलेंगे? जैसे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है, कई सारे ऑक्सीजन मिल के बनाएंगे ऑक्सीजन के एलिमेंट, ठीक है। लेकिन ये मिलेंगे कैसे?
बिना केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, एलिमेंट बनाने में और मिक्सचर बनाने में, मिश्रण बनाने में आपका केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ठीक, ये दिमाग में बैठा लेना, अभी ही बैठा लीजिए। मॉलिक्यूल बनाने में, मॉलिक्यूल यानी कि अणु, और आपका कंपाउंड बनाने में, कंपाउंड यानी कि यौगिक, मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाने में आपका केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसीलिए एलिमेंट का बात करते हैं तो यहाँ पर बिना रासायनिक अभिक्रिया के समान प्रकार के एटम बिना रासायनिक अभिक्रिया करके एलिमेंट बनाते हैं। यानी कि एलिमेंट और एटम में अंतर ये है, एलिमेंट का बात करेंगे तो एक ही प्रकार का एटम है, जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट का बात करते हैं एलिमेंट, तो इसमें हो सकता है कि बहुत कितना 10⁻30 एटम भी हो सकता है, कितना भी बहुत सारा एटम हो सकता है, लेकिन सेम प्रकार का एटम होगा, ऑक्सीजन का ही एटम होगा, अलग अलग प्रकार का एटम नहीं होगा, समान प्रकार का एटम होगा, वो कहलाता है एलिमेंट। ठीक है, 1661 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल द्वारा यह शब्द दिया गया था। आपसे बोलेगा कि एलिमेंट शब्द किसने दिया, तो 1661 में रॉबर्ट बॉयल जो है एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एलिमेंट नाम दिया, तत्व नाम दिया। ठीक है, तत्वों को फिजिकल या केमिकल प्रक्रिया द्वारा अन्य तत्वों में नहीं तोड़ सकते हैं। मान लिया आपको बोलेगा कि एलिमेंट है ऑक्सीजन, क्या है एलिमेंट, ऑक्सीजन है, अब कोई केमिकल रिएक्शन करा दे या फिजिकल रिएक्शन करा दे और ऑक्सीजन का एलिमेंट को हाइड्रोजन का एलिमेंट में बदल दे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पदार्थ का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, शुद्धतम रूप है, तो वो अपने ही फॉर्म में रहेगा। यानी कि अगर ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो वो ऑक्सीजन का एलिमेंट ही सदा सदा बना रहेगा, हमेशा वो वही बना रहेगा। हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो हाइड्रोजन ही बना रहेगा, वो कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में या ऑक्सीजन हाइड्रोजन में चेंज नहीं हो सकता है, किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रक्रिया के द्वारा उसको तोड़कर अलग एलिमेंट में बदल नहीं सकते हैं। यानी कि एलिमेंट तोड़ नहीं सकते हैं एलिमेंट को। ठीक है, और तत्वों की संख्या, एलिमेंट टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है, 118 है, ये भी आपको याद रखना है। जो 118 एलिमेंट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, यानी कि धातु, अधातु और उपधातु। इस तीनों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन आप सबसे पहले समझ जाइए एलिमेंट होता क्या है। एक ही प्रकार के एटम्स के द्वारा बिना केमिकल रिएक्शन किए एलिमेंट बनाता है। यही अगर आपसे मॉलिक्यूल का बात करेगा, मॉलिक्यूल, अब क्या बोलिएगा कि सेम एलिमेंट भी हो सकता है, डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकता है। सेम एलिमेंट भी हो सकता है मॉलिक्यूल में, और सेम एटम भी हो सकता है, डिफरेंट एटम भी हो सकता है। ठीक है, सेम एटम या डिफरेंट एटम मिलेगा कैसे, केमिकल रिएक्शन करेगा। यहाँ पर क्या था, एलिमेंट में बिना केमिकल रिएक्शन किए, लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन करेगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए, हम एग्जांपल देते हैं, O2 क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम नहीं बोलेंगे, मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि ये O2 अब आपका 2 ऑक्सीजन मिलके बना दिया है मॉलिक्यूल, तो यहाँ O2 जो मॉलिक्यूल बना, इसका स्वतंत्र अस्तित्व होगा, क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बन गया है, अणु बन गया है, और ये केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। जब भी O2 को केमिकल रिएक्शन में भाग लेना होगा, ये पहले टूटेगा 2 ऑक्सीजन एटम में, यानी कि मॉलिक्यूल पहले एटम में टूटेगा, तब वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट क्या है और एटम क्या है। एटम का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं पाया जाता है, जब बहुत सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल बना देगा, तब इसका स्वतंत्र अस्तित्व हो जाएगा। जैसे आप इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर में बात करेंगे, एटमॉस्फेयर में अगर आप देखेंगे आपको O2 मिलेगा, H2 मिलेगा, N2 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, आपको O अकेला कभी नहीं मिलेगा, प्रकृति में कभी भी O अकेला नहीं मिले। O अकेला रहेगा तो किसी न किसी से रिएक्शन करके कुछ ना कुछ बना ही लेगा। एटम अकेला नहीं रह सकता है, इसलिए एटम का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, और एटम जो है केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, मॉलिक्यूल नहीं लेते हैं। तो जब भी मॉलिक्यूल O2 का बात करते हैं, एटमॉस्फेयर में आपको O2 तो मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो किसी से रिएक्शन नहीं किया है। अगर इसको किसी से रिएक्शन करना होगा तो ये पहले 2 एटम में टूटेगा, तब ये दोनों अलग अलग उस रिएक्शन में भाग लेगा। एलिमेंट का बात करते हैं, ये तो पदार्थ का शुद्धतम रूप है, और ये समान प्रकार के एटम मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करके एलिमेंट बनाते हैं। और मॉलिक्यूल कब बताए थे आपको, हम क्या बताए थे, मॉलिक्यूल वो समान भी हो सकता है, समान एटम भी हो सकता है, और असमान भी हो सकता है, एटम मिलके भी बना। जैसे H2O क्या है, H2O क्या है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 असमान एटम मिलके इसका मॉलिक्यूल बनाया, अणु बनाया है। समान का बात करें तो O2, N2, H2,
S8 फॉस्फोरस 4, ये सब समान एटम मिलके बनाया है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल समान एटम से भी बन सकता है, असमान से भी बन सकता है, लेकिन एलिमेंट हमेशा समान प्रकार के एटम से मिलके बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट का कोई सूत्र नहीं होता है, कोई फार्मूला नहीं होता है, कोई सूत्र या कोई फार्मूला नहीं होता है। इसे संकेत के द्वारा यानी कि सिंबल, संकेत यानी कि सिंबल, ठीक है, सिंबल के द्वारा दर्शा सकते लिखा जाता है। अब देखिए सिंबल का बात करते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले तत्वों को संकेत का रूप किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले तत्वों के संकेत के बारे में, सिंबल के बारे में बताया था। लेकिन वो सिंबल कैसा था? लेकिन इनके द्वारा दिए गए संकेत डायग्राम के थे, चित्र थे, आकृति थे, है, डायग्रामेटिक सिंबल था। जैसे अगर सिर्फ गोल है तो वो ऑक्सीजन बता रहा है, गोल में एक बिंदी दे दिया तो हाइड्रोजन बता रहा है, गोल में एक ऐसे कर दिया तो नाइट्रोजन बता रहा है। तो ये सारा सिंबल आप देख लीजिएगा, ये सारा सिंबल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं एग्जाम में नहीं पूछता है, बस हम आपको समझाने के लिए बताए थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे पहले तत्वों के लिए संकेत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया। लेकिन वो किस प्रकार का संकेत था? डायग्राम का, चित्र, आकृति का, चित्र बनाया हुआ था, आकृति बनाया हुआ था, ऐसा सिंबल। जैसे S लिखा हुआ है तो सिल्वर, P लिखा हुआ है तो प्लेटिनम। लेकिन इसमें दिक्कत क्या था? मान लीजिए P से तो आदमी फॉस्फोरस भी समझ सकता है ना, फॉस्फोरस भी समझ सकता है, P से प्लेटिनम भी समझ सकता है। तो इसमें कुछ ना कुछ खामियां थी जो लोगों को दिखी, इसीलिए ये सक्सेस नहीं किया। लेकिन सबसे पहला यही है। दूसरा आता है, सबसे पहले एलिमेंट्स या तत्वों के लिए इंग्लिश वर्णमाला का प्रयोग कौन किया था? बर्जीलियस। यही बर्जीलियस ने प्रोटीन का खोज किया था, प्रोटीन बायोलॉजी में मैंने आपको बताया था। तो ये बर्जीलियस जो है, यही सबसे पहले एलिमेंट्स के लिए इंग्लिश वर्णमाला का प्रयोग किया था, और यही आपको याद रखना है, यही इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें या तो जो भी आपका तत्व है उस तत्व का पहला लेटर लेगा, या तो पहला लेटर और कोई अनदर लेटर लेगा, और पहला लेटर जो भी होगा वो कैपिटल में होगा, चाहे इसमें या इसमें, और सेकंड लेटर जो होगा वो स्मॉल में होगा। ये संकेत दिखाने का, किसी तत्व का संकेत दिखाने का तरीका है। जैसे देखिए कार्बन, कार्बन का पहला लेटर ले लिया C, ये कैपिटल में है तो ये हो गया एलिमेंट कार्बन। ऑक्सीजन का ले लिया O, नाइट्रोजन का ले लिया N, बोरोन का ले लिया B, फॉस्फोरस का ले लिया P। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए क्रोमियम लिखना है तो क्रोमियम को पहला लेटर C लिख देंगे, तो C तो कार्बन ले चुके हैं। तो अब इसको क्या किया, ये बर्जीलियस जो है ये क्या किए, बोले कि दूसरा लेटर और इसी वर्ड में से कोई दूसरा, एक C उठा लिए, एक R उठा लिए, तो CR। तो पहला कैपिटल लिखेंगे, दूसरा स्मॉल लिखेंगे, यही तो बोलता है, पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल। तो CR हो गया क्रोमियम, CS हो गया सीजियम। अब O से था ऑक्सीजन, OG जो है आपका ऑर्गेनेसन। ऑर्गेनेसन जो है 118वां एलिमेंट है। हम लोग बताए थे टोटल 118 तत्व प्रकृति में मौजूद हैं, जिसमें से सबसे लास्ट वाला एलिमेंट 118वां एलिमेंट ऑर्गेनेसन है। OG से दिखाते हैं ऑर्गेनेशन, ठीक है। अब आगे आते हैं, N से हो गया नाइट्रोजन। अब नियॉन को दिखाना है तो एक N उठा लिए और एक E उठा लिए, नियॉन। तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। B से हो गया बोरोन, BE से बेरिलियम, BR से ब्रोमीन, BA से बेरियम। ये सब आपको याद करना है। P से फॉस्फोरस। लेड को दिखाना है तो PB। अब लेकिन लेड को L से क्यों नहीं दिखाएं सर, तो वो भी हम आपको बता देते हैं यहाँ पर। लैटिन नेम कुछ होता है, लैटिन नेम, ठीक है, लैटिन शब्द, लैटिन शब्द। क्यों? क्योंकि लेड जो है वो लैटिन शब्द नहीं है, उसका लैटिन शब्द जो होगा उसी के अनुसार से उसका नाम लिखाएगा, नामकरण होगा। जैसे सोडियम, सोडियम का सूत्र होता है Na। आप बोलिएगा सर S से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि सोडियम को लैटिन शब्द में नेट्रियम बोलते हैं, नेट्रियम, इसीलिए नेट्रियम का Na ले लिया, नेट्रियम का Na ले लिया, इसीलिए इसको Na लिखते हैं, सोडियम को Na लिखते हैं। तो इतना तत्व आपको याद रखना है जिसका नाम चेंज करता है, ठीक है। जैसे पोटेशियम, पोटेशियम को सर बोलेगा सर P क्यों नहीं लिखा या P से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पोटेशियम को लैटिन में बोलते हैं कैलियम, इसीलिए इसका नाम K से स्टार्ट हुआ। गोल्ड को बोलते हैं ऑरम, इसीलिए AU, ऑरम, AURUM, ऑरम, इसीलिए इसका फर्स्ट दो लेटर ले लिया, ऑरम, AU। सिल्वर को बोलते हैं अर्जेंटम, इसीलिए AG। कॉपर को बोलते हैं क्यूप्रम, इसलिए CU। आयरन को बोलते हैं फेरम, इसीलिए FE।
टंगस्टन को बोलते हैं वोल्फ्रम, इसीलिए डब्लू। आप लोग सोचते होंगे सर टंगस्टन का सूत्र डब्लू कहाँ से आ गया, कभी कभी किसी को समझ में ही नहीं आया होगा। तो टंगस्टन को डब्लू इसलिए बोलते हैं क्योंकि टंगस्टन का लैटिन नेम है वोल्फ्रम, ठीक है। लेड, लेड का भी हम आपको बताएं पीबी, क्यों, क्योंकि लेड का लैटिन नेम है प्लम्बम। प्लम्बम में एक पी उठा लिया एक बी उठा लिया, तो पी होगा कैपिटल बी होगा स्मॉल, ठीक है। मरकरी, मरकरी का होता है हाइड्रेजियम, हाइड्रेजियम, हाइड्रेजियम को Hg लिख दिया। टीन का होता है स्टेनम, STANNUM, स्टेनम। स्टेनम में से एक S उठा लिया एक N उठा लिया, तो SN, S हो गया कैपिटल N हो गया स्मॉल। एंटीमनी, एंटीमनी में हो गया स्टीबिनम, स्टीबियम, S हो गया कैपिटल B हो गया स्मॉल। अब आपको ये समझना है, हमसे 10th का प्रैक्टिकल में एक क्वेश्चन पूछा था, 10th प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, 10th का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का होता था साइंस प्रैक्टिकल और 80 मार्क्स का थ्योरी पार्ट होता था, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में जब हम पूछे तो हमको बोला आपको लिखना है कोबाल्ट, हम लिखें कोबाल्ट ऐसे, और बोला कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे, लेकिन हम दोनों लिख दिए सही, ये हो गया कोबाल्ट और ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अंतर क्या है दोनों में कि इसमें दो अलग अलग एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें एक ही एलिमेंट है CO, कोबाल्ट, कोबाल्ट एक ही एलिमेंट है, इसीलिए पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। इसमें दोनों कैपिटल क्योंकि दोनों अलग अलग एलिमेंट है। एक एलिमेंट के लिए सिंबल अगर 2 अक्षर का होगा तो पहला कैपिटल होगा, पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा लेटर स्मॉल होगा, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स कट गया था। यहाँ पर आपको समझना है कि कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको याद रखना एकदम जरूरी है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता क्या है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, ये डिटेल में बताएंगे आपको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, जो दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना, दूसरा चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो आपको पूरे डिटेल में बताएंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। लेकिन अभी रटने वाला पोर्शन है, पहला चैप्टर अगर आप इतना काम कर लिए रहेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको बहुत सुविधा होगी, बहुत आसानी होगी और आपको इतना सहूलियत मिलेगा कि आपको सब चीज़ समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। सबसे पहले तो आप एटॉमिक नंबर 30 तक तो आपको याद रखना है किसी भी हाल में। 30 तक याद रखने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा भी याद रखना है जो हम आपको यहाँ पे बताए हैं। तो देखिए हाइड्रोजन शॉर्टकट में लिखते हैं, सिंबल क्या है H, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, ठीक है। तो 30 तक तो आपको दोनों याद रखना है, एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों याद रखना है। हीलियम का He, एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4, लिथियम का 3, तो आपको ऐसे याद रखना है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर, ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। जैसे आपसे कभी पूछ देगा कि टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22 और मास नंबर है 48, ये आपको याद रखना है। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हाँ, यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये पूरा एलिमेंट जितना मैंने बताया है जो इम्पोर्टेंट है, इधर देखिए, इधर आपको मास नंबर नहीं याद रखना है, यहाँ पर मास नंबर आपको याद नहीं रखना है, तो हम इसको डैश देके छोड़ दिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है मास, इधर भी मास नंबर याद नहीं रखना है। लेकिन यहाँ पर आपका 30 यहाँ पर होता है, यहाँ तक 30, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 25 26 27 28 30 तक तो आपको याद रखना ही है, किसी भी हाल में आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या है, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। जैसे मरकरी का बात करते हैं, मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 है, मास नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। ब्रोमीन का बात करते हैं, ब्रोमीन हम कैसे याद किए थे, ब्रोमीन जितना भी हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसमें 2 ही चीज़ लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में L लिख देते हैं, L यानी कि लिक्विड। ब्रोमीन लिक्विड है और मरकरी लिक्विड है, बाकी कोई भी आपका तत्व जो है, जितना भी आप पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा उसमें एक भी तत्व लिक्विड नहीं है, इन दोनों को छोड़ के, ब्रोमीन और मरकरी को छोड़ के कोई भी द्रव अवस्था में नहीं है। तो ये दोनों हो गया आपका लिक्विड। अब देखिए समझिए हम कैसे याद किए, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35, मास नंबर है 80, तो ये देखिए 80 पे ख़त्म हुआ, ये आपका 80 पे स्टार्ट हुआ मरकरी, क्योंकि यही दोनों तो लिक्विड है, तो हम ऐसे करके रिलेट कर लिए। अच्छा हाँ ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको कैसे याद रखना है, हम तो अपना सारा ट्रिक लगा चुके हैं।
तो जब हम आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे आपको पूरा पीरियोडिक टेबल रटवा देंगे, विश्वास रखिए आपको पूरा पीरियोडिक टेबल ही रटवा देंगे, एक एक एलिमेंट बढ़िया से रटवा देंगे। तो वो आपको उस समय बताएंगे। अभी तो आपको ये समझना है, याद करना है, पहले तो 30 तक आपको याद करना है, ये आपका काम है, मैं नहीं याद करवाऊंगा आपको खुद याद करना है। ये देखिए इस दोनों का पॉइंट में होता है, कॉपर का 63.5, जिंक का 65.5। हमको याद रखना है कि 29 और 30 में जो है मास नंबर दोनों पॉइंट में आ रहा है, 63.5 और 65.5। 29 में हो गया कॉपर, जिंक, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका याद करने वाला चीज़ हो गया, उसको आप याद कर लीजिएगा, हम आपको एक जगह दे दिए। चलिए कुछ एमसीक्यू है जिसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा ऑक्सीजन 65%, उसके बाद पाया जाएगा कार्बन 18%, उसके बाद पाया जाएगा हाइड्रोजन 10%, ठीक है। ये तीनों याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद जमीन के अंदर यानी कि लिथोस्फीयर में, जमीन के अंदर को बोलते हैं लिथोस्फीयर, और जो समुद्र वगैरह ओशियन होता है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो लिथोस्फीयर में यानी कि ज़मीन के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व का बात करेगा तो ऑक्सीजन, और वही अगर आपका सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल धातु तो वो एल्यूमिनियम हो जाएगा। यहाँ पे अर्थ क्रस्ट में देखिए, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु, यहाँ पे वर्ड यूज कर दीजिए, धातु, मेटल बात करेगा, मेटल वर्ड यूज करेगा तो आपको एल्यूमिनियम मारना है, और मेटल वर्ड यूज नहीं किया है, तत्व खाली यूज किया तो ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही होता है, सेकंड नंबर पर एल्यूमिनियम आता है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपका तत्व का बात करेगा तो ऑक्सीजन, और धातु का बात करें एल्यूमिनियम, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अधातु है। इसीलिए कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देगा कि ज़मीन के अंदर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व की जगह धातु दे देगा, तो धातु में एल्यूमिनियम आ जाएगा। अर्थ क्रस्ट यानी कि ज़मीन के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम और तत्व ऑक्सीजन, ठीक। आगे आते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर का। अब देखिए हवा का बात कर रहे हैं, हवा का देखिए, ये हो गया ज़मीन के अंदर, ठीक है, एक हो गया समुद्र में, ठीक है, एक हो गया हवा में, तीनों अलग अलग है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और इसको पता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का बात करा हवा में, तो हवा में सबसे ज़्यादा पता है नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 21%। ये भी हम आपको बताएंगे जब हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, उससे पहले हम आपको वायु की संरचना बता देंगे, वायुमंडल की संरचना कि कैसे आपका TSMI, तस्मी, इसका यही फार्मूला, टी से हो गया टोपोस्फेयर, एस से स्ट्रेटोस्फेयर, एम से मेसोस्फेयर, आई से आइनोस्फेयर, ई से इग्जोस्फेयर। जिसको बोलते हैं ना, पहला टोपोस्फेयर को बोलते हैं क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर को बोलते हैं पता है इसका क्या नाम है, हिंदी में थोड़ा हमको दिक्कत होता है, देख के बताएंगे आपको, लिखे हुए हिंदी में भी, हम टेक्निक से याद किए हुए। मेसोस्फेयर, ठीक है, आइनोस्फेयर आयन मंडल, इग्जोस्फेयर बहिर्मंडल, ठीक है। मेसोस्फेयर को शायद थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, समताप मंडल, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ नाम है उसका, तो वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन 78%, इसके बाद ऑक्सीजन 21%। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। तो आप बोलिएगा सर ये कैसे हो सकता है, तो हम आपको बताते हैं। सन, स्टार, जितना भी चीज़ है, ये सब तो भाई पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। सन जो है पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 100 गुना बड़ा है। तो सन जो है आपका हाइड्रोजन और हीलियम का ही बना है। स्टार भी आपका हाइड्रोजन हीलियम का बना हुआ है। आप समझिए कि सन, स्टार वगैरह सब में खाली हाइड्रोजन हीलियम ही सब है, तो वो ऑब्वियस सा बात है, अर्थ उसके सामने कुछ नहीं है। हम लोग तो अर्थ का बात कर रहे थे, अर्थ में नाइट्रोजन है या एल्यूमिनियम है या ऑक्सीजन है, जो भी है। लेकिन पूरा ब्रह्मांड का बात करेंगे, ब्रह्मांड में तो स्टार और सन यही सब तो है, तो वो हाइड्रोजन उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन बहुत ज़रूरी चीज़ है पूरे ब्रह्मांड के लिए। रेयरेस्ट एलिमेंट किसको बोलते हैं? रेयरेस्ट एलिमेंट जो बहुत रेयर है, एस्टेटीन। तो ये किस ग्रुप में है? हेलोजन ग्रुप में, हेलोजन ग्रुप में है, हेलोजन ग्रुप 17, ग्रुप 17 का आपको याद करवा दे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, सॉरी एटी है शायद इसका सूत्र, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रुप 17, आपको याद रख लेना ग्रुप 17। सभी का वैलेंसी -1। आगे सबसे हल्का तत्व लिथियम। तत्व का बात करेगा, तत्व, ठीक है।
मेटल का बात, तत्व में आपको मेटल अगर बोल देगा तो लिथियम, और गैस बोल देगा तो हाइड्रोजन। जैसे देखिए हाइड्रोजन का मास कितना है, एक है। लिथियम का मास कितना है, 4 है। अंतर यही है। अगर मेटल बोल दिया तो ये, और अगर गैस बोल दिया तो ये, और खाली तत्व बोला तो भी हाइड्रोजन ही होगा, क्योंकि तत्व में तो दोनों हो गया, मेटल नॉन मेटल जितना चाहिए सब। तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, लेकिन ये सबसे हल्का मेटल धातु तो लिथियम। समझ में आ गया अंतर? सबसे हल्का धातु बोलेगा मेटल तो लिथियम, गैस तो हाइड्रोजन, तत्व बोलेगा तो भी हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व ओस्मियम अगर मेटल का बात किया तो, और गैस का बात करेगा तो रेडॉन। गैस का बात करेगा सबसे भारी गैस तो हो जाएगा रेडॉन। ये वही रेडॉन है, रेडॉन जिस पर वो आपका प्लाज्मा के लिए जो खोज किया था वो दोनों साइंटिस्ट मिलके, देखिएगा पिछला वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, जिसको गैसीय कंडेंसेशन नाम दिया था, गैसियस कंडेंसेशन नाम दिया था। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ओस्मियम जो है, ओस्मियम सबसे ज़्यादा घनत्व इसी का होता है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसी का होता है। जितने भी एलिमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी ओस्मियम का ही होता है, ये भी आपको याद रखिएगा। आगे आते हैं, एकमात्र लिक्विड मेटल, हम बताए थे लिक्विड तो दो ही को है ही, मरकरी और ब्रोमीन। लेकिन अगर मेटल का बात करें, धातु बोल दिया, लिक्विड मेटल और लिक्विड नॉन मेटल, तो धातु का बात करेगा जब भी मेटल का तो मरकरी हो जाएगा, मेटल का बात किया तो मरकरी हो जाएगा, मेटल में मरकरी, और नॉन मेटल का बात किया तो ब्रोमीन हो जाएगा। अब हम आपको एक टेक्निक भी बताए थे, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35 और मास होता है 80। हम बताए थे इसका मास जहाँ ख़त्म होगा उसका एटॉमिक नंबर वहाँ स्टार्ट होगा। इसका 35 और 80 ये हो गया परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, और यहाँ से चल जाएगा यहाँ पे 80 इसका हो गया परमाणु संख्या मरकरी का। तो ये टेक्निक है याद करने का। मरकरी का ही दूसरा नाम है क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर मरकरी का दूसरा नाम है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा क्विक सिल्वर किस धातु को बोलते हैं, तो मरकरी को बोलते हैं। मरकरी जो है पारा, इसको हिंदी में पारा बोलते हैं, पारा। ठीक है, पारा। इसका यूज़ थर्मामीटर में होता है। क्यों होता है बताइए? थर्मामीटर में किया जाता है क्योंकि मरकरी का एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होता है, थर्मल एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होता है, और मरकरी थर्मामीटर की दीवार से नहीं चिपकती है। तो ये हो गया थर्मामीटर। मान लीजिए ये थर्मामीटर है, ठीक है, इसमें मरकरी यूज किया गया है, तो मरकरी इसका दीवार से चिपकेगा नहीं चिपकता है। ठीक है, पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा, थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए शरीर में आप कहीं भी मुंह में रखते हैं थर्मामीटर, तो जैसे आप थर्मामीटर को मुंह में रखें, ये सिरा गर्म हुआ तो ये पूरा मरकरी एक्सपैंड करेगा, बढ़ जाएगा जहाँ तक उसको बढ़ना होगा। मान लीजिए यहाँ तक बढ़ा तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर बता देगा 100 डिग्री सेल्सियस है कि 101 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सॉरी फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो वो आपको टेम्परेचर बता देगा। ठीक है, क्योंकि मरकरी का थर्मल एक्सपेंशन सबसे अच्छा होता है, थर्मल एक्सपेंशन अच्छा होता है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज को वो बता देता है, तुरंत एक्सपेंड कर जाता है, इसलिए मरकरी का यूज़ थर्मामीटर में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का खोजकर्ता कौन है? मोस्ले। तो आप समझिए एटॉमिक नंबर का भी खोजकर्ता मोस्ले है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो नया वाला पीरियोडिक टेबल है जिसका दूसरा नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, वो है मोस्ले। आपसे बोलेगा सबसे पहला पीरियोडिक टेबल कौन दिया, तो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो दिया था टेबल, वो दिया था मेंडलीव। कौन दिया था? मेंडलीफ। ठीक है, मेंडलीफ। और मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल को बोलते हैं ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ओल्ड था वो। और ये जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब आगे। भारतीय खनन ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर में है। भारतीय खनन ब्यूरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नागपुर में है। चलिए आगे आते हैं। ठीक है, आगे। अब देखिए हम लोग पहले बता चुके हैं एलिमेंट ही पढ़ रहे थे ना। सबसे पहले हम लोग पढ़े एटम, उसके बाद पढ़े एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड, धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, तो सबसे पहले एटम पर एलिमेंट को कंप्लीट करेंगे जब तक हमारा मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड कंप्लीट नहीं होगा, एलिमेंट कंप्लीट नहीं होगा। एलिमेंट के बाद पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बाद पढ़ेंगे कंपाउंड। ठीक है, और कंपाउंड के बाद पढ़ेंगे मिक्सचर पढ़ने के बाद पढ़ेंगे हम लोग मिक्सचर का सेपरेशन का विधि।
मिश्रण को पृथक करने की विधियाँ, जिसमें हम लोग बहुत सारा विधि पढ़ेंगे। तो अभी चैप्टर लंबा है, समझिए, और इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन रहता है आपका एग्जाम में। अगर आपने इसको अभी नहीं समझा तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। तो हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे और सारा चीज़ डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। मेटल, धातु का बात करते हैं। जितने भी मेटल होते हैं वो ज़्यादातर सॉलिड होते हैं, सॉलिड होंगे, ठीक है। कोई भी मेटल गैस नहीं होगा आपका, सारा मेटल सॉलिड होगा। लेकिन एकमात्र मेटल जो लिक्विड है मरकरी है। पहले ही बता चुके हैं, इससे पहले क्वेश्चन। एकमात्र लिक्विड मेटल मरकरी, एकमात्र लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन। ये सब बता चुके हैं, रट लेना है आपको दिमाग में, ठीक है। एकमात्र लिक्विड मेटल मरकरी। अब देखिए मेटल का प्रॉपर्टी देखते हैं, खासियत क्या है। ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये मान लीजिए लोहा, इसके एक सिरा में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट देंगे, तो ये दूसरे सिरा में पहुंच जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर, सुचालक है विद्युत का। एक चीज़ और, ये मान लीजिए आयरन है, इसका एक सिरा को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा का भी सुचालक होता है, यानी कि मेटल जो है वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ठीक। मैलिएबल, मेटल का प्रॉपर्टी क्या, खासियत क्या, मैलिएबल, आघातवर्धी। हिंदी में आप लोग बहुत बार सुने होंगे आघातवर्धी, ये शब्द सुने होंगे आघातवर्धी। लेकिन आघातवर्धी होता क्या है? आघातवर्ध का मतलब है कि कोई भी मेटल ले लेते हैं, उसको अगर पीटते हैं हथौड़ी से या कोई भी चीज़ से पीटते हैं, पीट कर उसकी पतली चादर बना सकते हैं। आघात का मतलब होता है पीटना, चोट देना उस पर। मैलिएबल है ना, उसको मैलिएबल है, मतलब उसका प्रॉपर्टी है मैलिएबल, कि मेटल को पीट कर पतली चादर बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड फॉइल, इसको गोल्ड फॉइल का यूज किया गया था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट में आप देखिएगा कि वो गोल्ड फॉइल को यूज़ किया था, मतलब कि सोना को पीट के एकदम पतला चादर बना दिया था। कितना पतला? 0.004 सेंटीमीटर, इतना पतला चादर। मतलब आप समझ सकते हैं कि गोल्ड को कितना पतला करके मतलब पतला करके इतना पतला किया जा सकता है कि वो एक ब्लेड से भी ज़्यादा पतला, ब्लेड जिससे आपका हाथ कट सकता है, उससे भी ज़्यादा पतला गोल्ड को किया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा मैलिएबल, सबसे ज़्यादा आघातवर्ध कौन है? गोल्ड है। यानी कि गोल्ड को पीट के जितना पतला कर सकते हैं, उतना कोई दूसरा धातु को या दूसरा कोई एलिमेंट को पीट के पतला नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पतला किया जा सकता है गोल्ड को, इसीलिए मैक्सिमम वर्ड यूज किए हैं गोल्ड, ठीक है। बाकी सबको, एल्युमिनियम का भी चादर बनता है, गेट वेट में यूज होता है, और पतला कर सकते हैं पीट के। ज़्यादा पतला करेंगे तो कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। बहुत पतला कर सकते हैं गोल्ड को। सबसे ज़्यादा मैलिएबल, आपसे क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट मैलिएबल, मैक्सिमम मैलिएबिलिटी किसका होता है? तो गोल्ड का होता है। उसी तरह एक प्रॉपर्टी होता है डक्टाइल, जिसको तन्य बोलते हैं, तन्यता। इसको आघातवर्धता, इसको तन्यता, ठीक है। ये क्या होता है कि इसको तो पीट के चादर बना दिए, इसको क्या है, खींच के तार बनाए, लंबा कर सकते, मतलब गोल्ड है, इसको खींचने लगे, एक तरफ से खींचे, एक तरफ फिक्स कर दिए, खींचेंगे तो लंबा होगा, धीरे धीरे पतला तार कर देंगे। तो ये आपका है डक्टाइल, है ना, खींच के लंबा बनाया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को, इस खासियत को क्या बोलते हैं? डक्टाइल। सबसे ज़्यादा डक्टाइल गोल्ड है और सेकेंड नंबर पे सिल्वर है, ठीक है। इसीलिए गोल्ड का यूज़, मतलब अब गोल्ड में क्या है कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। सोचिए कितना, 1 ग्राम गोल्ड लिए मात्र, हल्का सा, और उसको 2 किलोमीटर तक आप तार खींच सकते हैं। मतलब कितना इसका खासियत है भाई, कितना खिंचाएगा, बिना टूटे ही वो तार बन सकता है लंबा। तो सबसे ज़्यादा मैलिएबल भी गोल्ड है और सबसे ज़्यादा डक्टाइल भी गोल्ड ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लस्ट्रस यानी कि चमक का बात करते हैं। तो धातु जो है, कोई भी मेटल को देखिएगा तो चमकेगा, है ना। सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, कुछ भी, अगर उसको हल्का सा रब कर दीजिएगा ना, कोई घिस दीजिएगा तो चमकने लगेगा। मतलब धातु का ये खासियत है, लस्ट्रस होता है, चमक होता है उसमें धातु में। सोनोरस, ठीक है। आप एगो लोहा में पीटिए पत्थर और एगो लकड़ी में पीटिए, देखिए मतलब मेटल का आवाज़ ही अलग, एक मतलब टनक सा आवाज़ में एक टनक रहेगा, ठीक। अंडरटेकर आता था, देखते थे कैसा म्यूजिक बजता था, वो वैसा मेटल में एक आवाज़ होता है, सोनोरस, इसको आवाज़ बोलते हैं, ठीक है। तो सोनोरोसिटी बोलते हैं इसको, सोनोरोसिटी, ठीक है। ये सिर्फ प्रॉपर्टी मेटल में ही होता है, नॉन मेटल में नहीं होता है, ठीक है। मेटल की आवाज़ ही अलग होती है,
यूनिक नॉन मेटल से। अब मेटल से आपका एलॉय बन सकता है, एलॉय कैन बी फॉर्म्ड, मिश्र धातु बनाया जा सकता है, ये भी खासियत है। और मेटल का जो है डेंसिटी हाई होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, इसका सूत्र है W, और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण इसका यूज़ किया जाता है बल्ब के फिलामेंट में, बल्ब के फिलामेंट में। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मेटल अब कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं नॉन मेटल में, यानी कि अधातु में। अधातु, अधातु जनरली सॉलिड होगा या तो गैस होगा, या तो सॉलिड होगा ठोस होगा या तो गैस होगा। लेकिन एक अधातु ऐसा है जो लिक्विड है, पहले ही बता चुके हैं, ब्रोमीन। ओनली लिक्विड नॉन मेटल, एकमात्र लिक्विड अधातु ब्रोमीन है। नॉन मेटल जो है वो ना तो मेलिएबल होगा, ना ही डक्टाइल होगा, और ना ही सोनोरस होगा। मतलब नॉन मेटल को, अधातु को पीट पीट के पतला चादर नहीं बना सकते हैं, डक्टाइल नहीं मतलब खींच खींच के तार नहीं बना सकते हैं, और ना ही उसका आवाज़ जो है एक यूनिक आवाज़ होगा, मेटल की तरह आवाज़ नहीं होगा, सोनोरस नहीं होगा वो। ठीक है, मेटल आर नॉट लस्ट्रस, लस्ट्रस भी नहीं होगा, चमक भी नहीं होगा। लेकिन इसका एक अपवाद है, इसका एक अपवाद है। क्या अपवाद है? आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो नॉन मेटल है, लेकिन उसमें चमक होता है, खूब चमकता है आयोडीन। आयोडीन जो है बहुत चमक होता है। तो आपको अपवाद याद रखना है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? ऐसा अधातु का नाम बताइए जो जिसमें चमक होता है, लस्ट्रस मतलब चमक, जिसमें चमक होता है, तो वो अधातु है आयोडीन। अगला देखिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी तीनों मेटल से कम होता है। पहले बता दिए, मेटल में डेंसिटी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये भी हाई होता है, ज़्यादा होता है, अधिक होता है। लेकिन नॉन मेटल का बात करें, अधातु का बात करें, तो उसमें आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी तीनों कम होता है मेटल के मुकाबले। ठीक है, नॉन मेटल जो है, अधातु जो है, वो बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। बैड कंडक्टर यानी कि कुचालक, यानी कि ना तो वो अच्छा हीट कंडक्ट करेगा, ना ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन इसका अपवाद है डायमंड और ग्रेफाइट। क्या डायमंड है? डायमंड हीट का अच्छा कंडक्टर, हीट का अपवाद ये है, और इलेक्ट्रिसिटी का अपवाद ग्रेफाइट है। यानी कि जो अभी हम लोग बोले हैं उसका अपवाद यही दोनों है, डायमंड और ग्रेफाइट। ये कार्बन का अपरूप है। डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, एक होता है फुलरीन है, कार्बन 60 भी बोलते हैं इसको, फुलरीन को। तो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन ये तीनों कार्बन का अपरूप है। एलोट्रॉप बोलते हैं शायद, एलोट्रॉप, कार्बन का अपरूप। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं क्या है। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए डायमंड का स्ट्रक्चर, गौर से देखिए, डायमंड का स्ट्रक्चर को देखिए। तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ नीचे में भी 1 2 3 4, 4 एटम और 4 एटम नीचे में बेस बना, ऊपर और नीचे बेस बना रहा है, यानी कि टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब होता है 4। ठीक है, टेट्राहेड्रल संरचना है, यानी कि डायमंड का संरचना कैसा है? टेट्राहेड्रल संरचना है। और इस टेट्राहेड्रल संरचना के कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि उष्मा का सुचालक माना जाता है। हीट कंडक्ट कर देता है, उष्मा कंडक्ट कर देता है। ये आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ग्रेफाइट जो है उष्मा का सुचालक होता है, हीट कंडक्ट। हम लोग क्या पढ़े हैं कि नॉन मेटल जो है उष्मा और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कुचालक होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर नहीं होता, लेकिन उसका अपवाद है डायमंड, ये उष्मा का सुचालक होता है। और इसका संरचना कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। और डायमंड में चमक भी होता है। इसकी चमक का कारण क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हम लोग फिजिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है डायमंड का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। और डायमंड के लिए क्रांतिक एंगल, ये भी याद रख लीजिएगा, क्रांतिक एंगल, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल कितना होता है? 42 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री होता है, या कुछ इसी टाइप से 42 डिग्री होता है शायद। ठीक है, या देख लीजिए इसको, शायद ये हमको डाउट हो रहा है, आप देख लीजिएगा। क्रांतिक कोण, ये भी क्वेश्चन आपका फिजिक्स में पूछता है। ठीक है, मेरा दिमाग से ये रटने वाला चीज़ है। 42 डिग्री होता है, या फिर शायद इसी पॉइंट को आगे कर देता है, 24.2 ऐसे करके ही कुछ होता है। अब देख लीजिएगा, या तो 24.2 होगा या 42 होगा। हाँ सॉरी, ये 42 होगा, या तो ये पहला वाला दोनों 42 होगा, या तो 24.2 होगा। यही दोनों में से कुछ होगा, मैं सेट ट्रिक से याद किए थे।
तो या तो ये 42 डिग्री होगा या तो 24.2 डिग्री होगा, ऐसे ही कुछ है। आप इसको सर्च करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन गलत तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन बता दूँगा। इसको आप नेट पर सर्च करके ज़रूर अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। अब ग्रेफाइट का बात करते हैं। ग्रेफाइट क्या है? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये हीट का था, गुड कंडक्टर ऑफ हीट था, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि देखिए अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखिए, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 6 एटम जुड़ा हुआ वहाँ पे, यानी कि हेक्सागोनल संरचना। इसमें 4 था, 1 2 3 4, इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 यहाँ पे 4 है इसलिए इसका टेट्राहेड्रल संरचना, इसमें 6 है इसलिए इसको हेक्सागोनल संरचना। दोनों का संरचना आपको पूछ देगा एग्जाम में कि ग्रेफाइट का संरचना कैसा होता है, तो हेक्सागोनल संरचना होता है। और इसमें क्या होता है ना, संरचना के बाद एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री बच जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एगो इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको इसमें नहीं दिखाया है पिक्चर में, लेकिन हम आपको बता दिए, एक इलेक्ट्रॉन सा फ्री बच जाता है, जो कि इस स्ट्रक्चर में वो फिल नहीं हो पाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यही मूव कर करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, ठीक है, ग्रेफाइट में। तो ग्रेफाइट का ये हो गया आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड का क्या हो गया? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और पेंसिल का जो ऊपर में जो ये होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, वो ग्रेफाइट का ही बना होता है पेंसिल में, ठीक है। पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज होता है। और ग्रेफाइट का यूज कहाँ होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर, जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जो चैप्टर रेडियो एक्टिविटी में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें ग्रेफाइट का यूज मॉडरेटर के रूप में होता है। मॉडरेटर, मंदक, इसको क्या बोलते हैं? मंदक। इसका काम क्या है? न्यूट्रॉन को स्लो करना, न्यूट्रॉन का स्पीड को स्लो करना। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन होता है उसको स्लो कर देता है। और इसमें याद रखिएगा ग्रेफाइट के साथ एक चीज़ और यूज होता है, D2O। D2O को बोलते हैं हेवी वाटर। क्या बोलते हैं? हेवी वाटर, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, लेकिन D2O जो है वो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, ड्यूटीरियम जो है वो बनाता है D2O हेवी वाटर, ठीक है। वो सब हम आपको आइसोटोप में पढ़ाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अब चूंकि न्यूक्लियर रिएक्टर का बात हुआ है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या चीज़ होता है वो हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रड होता है, 2 को कंट्रोल रड, जो कि न्यूट्रॉन, यहाँ देखिए ये तो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर रहा है, स्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब भी करने वाला कोई चीज़ होता है, तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए लगाया जाता है कंट्रोल रड। जैसे न्यूट्रॉन आ रहा है स्पीड में आ रहा है, यहाँ एक रड लगा हुआ है, ये रड न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। वो रड किसका बना होता है? कैडमियम और बोरोन का। कैडमियम और बोरोन का, याद रखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। कैडमियम रड एंड बोरोन रड आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज कंट्रोल रड बिकॉज दे कैन ईजीली एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। अब हम बताइए, यहाँ पर न्यूट्रॉन को स्लो क्यों कर रहे हैं और यहाँ पर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब क्यों करवा रहे हैं? न्यूट्रॉन आखिर है क्या भाई? अब देखिए क्या होता है, यूरेनियम है, ठीक है। यूरेनियम, न्यूक्लियर रिएक्टर का काम क्या है? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ठीक है। होता क्या है, मान लीजिए यूरेनियम है, ठीक है। यूरेनियम ये टूटेगा छोटा छोटा 2 एटम में, ठीक है। 2 पार्ट में टूट जाएगा यूरेनियम, ठीक है। फिर ये टूटेगा 2 पार्ट में या 3 पार्ट में, फिर ये टूटेगा 2 पार्ट में, ये कंटिन्यूसली टूटता रहेगा। जैसे मान लीजिए यूरेनियम का बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये यूरेनियम है, ठीक है। ये टूटा 2 पार्ट में, ठीक है। अब ये ऐसा ही नहीं रहेगा, ये टूटने के बाद एक न्यूट्रॉन या 3 न्यूट्रॉन निकाल देगा, 3 न्यूट्रॉन। ये 3 न्यूट्रॉन एगो इसमें जाएगा, एगो इसमें जाएगा, ठीक है। और फिर इसको तोड़ देगा 2 बार, फिर 3 न्यूट्रॉन बन जाएगा। ये न्यूट्रॉन फिर से इसको तोड़ेगा, ठीक है। ये टूटते रहेगा, टूटते टूटते पूरा शहर को बर्बाद कर देगा, पूरा शहर को अकेले बर्बाद कर देगा। इसी को बोलते हैं चेन रिएक्शन। यानी कि न्यूट्रॉन जो है क्या करता है, न्यूट्रॉन का काम क्या है कि वो, जैसे यूरेनियम 2 पार्ट में टूटा, इसको फिर से अगला बार तोड़ने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रॉन नहीं होगा तो वो नहीं टूटेगा। इसीलिए क्या करते हैं, मॉडरेटर का यूज करते हैं कि टूटना तो है ही लेकिन धीरे धीरे टूटे, तो उसको न्यूट्रॉन को स्लो कर देगा। स्लो कौन करेगा? मॉडरेटर, यानी कि या तो ग्रेफाइट या तो D2O। अब कभी कभी क्या होता है, उसको बंद करना रहता है, न्यूट्रॉन को ख़त्म करना रहता है, चेन रिएक्शन को, उसमें यूज करते हैं कंट्रोल रड। तो उसमें या तो कैडमियम का यूज होगा या तो बोरोन का यूज होगा, यही दोनों यूज होगा, ठीक है। जिसको डाउट होगा वो कमेंट कीजिएगा,
ठीक है, उसको कोशिश करेंगे हम अगली वीडियो में ठीक करने का। अगर मेरा कुछ गलती होता है तो उसको सुधार लीजिएगा। आगे अभ्रक का बात करते हैं, जिसको माइका बोलते हैं, माइका, माइका बोलते हैं अभ्रक को, लिख देते हैं यहाँ पे माइका। ठीक है, अभ्रक का काम क्या है? अभ्रक एक बड़ा यूनिक मटेरियल है, अभ्रक बड़ा यूनिक मटेरियल है। ये क्या होता है, इसका खासियत क्या है? ये हीट का गुड कंडक्टर है लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उल्टा है। यानी कि इसमें हीट तो कंडक्ट होगा लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग जो है इलेक्ट्रिक प्रेस में यानी कि आयरन में, इस्त्री वाले मशीन में, इस्त्री में किया जाता है। कैसे होता है हम बताते हैं आपको। देखिए, ये है आपका आयरन। ठीक है, यहाँ आप पकड़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर आयरन के बीच में यहाँ पर अभ्रक लगा रहता है, अभ्रक। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो नीचे वाला पार्ट को गर्म कर देगा, जिससे हम लोग कपड़ा को इस्त्री करेंगे तो कपड़ा सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए बात कि अगर यहाँ पर गलती से हमारा हाथ चल गया तो करंट भी मार सकता है ना, करंट मारेगा ना भाई, गलती से हाथ टच हो गया तो करंट मार देगा। तो ये करंट ना मारे इसलिए अभ्रक यूज करते हैं, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि वो बिजली का कुचालक है, मतलब कि विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक होने के कारण ही वो करंट हम लोग को नहीं मारता है, लेकिन वो गर्मी देता है। मतलब उष्मा को तो वो सुचालक, उष्मा का सुचालक है, उष्मा को कंडक्ट कर देगा, लेकिन बिजली विद्युत को कंडक्ट करने से रोकता है। यही रीज़न है कि अभ्रक का यूज आयरन में होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड, सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? कैलिफोर्निया को बोलते हैं, कैलिफोर्निया, यूएसए। ठीक है, आगे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इंडिया का बात करते हैं तो ये बेंगलुरु को बोलते हैं, बेंगलुरु। ठीक है, आगे तो जब वैली को हिंदी में बोलते हैं घाटी। तो वैली के बारे में देख लेते हैं इंडिया का, या फिर जो इंपॉर्टेंट वैली बार बार एग्जाम में पूछता है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, शांत घाटी केरल में है, शांत घाटी कहाँ है? केरल में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, फूलों की घाटी उत्तराखंड। ठीक है, चुंबी घाटी सिक्किम में है। चुंबी घाटी के साथ चंबा घाटी भी याद रखिएगा, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में। चुंबी और चंबा दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज कर जाइएगा, आप मार दीजिएगा सिक्किम। ठीक है, चुंबी है सिक्किम में और चंबा है हिमाचल प्रदेश में। अरकू घाटी है आंध्र प्रदेश में, अरकू घाटी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, लेटलम घाटी है मेघालय में, और पंजशीर घाटी है अफगानिस्तान में, पंजशीर घाटी है अफगानिस्तान में। तो ये इतना सारा घाटी था, और भी बहुत सारा घाटी होगा, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इतना घाटी बार बार एग्जाम रिपीट करता है। आगे आते हैं मेटलॉइड का बात करते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल यानी कि अधातु की तरह बिहेव करते हैं, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर नॉन मेटल का बिहेव करेगा, नॉन मेटल। ठीक है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये मेटल का भी बिहेव करने लगता है, यानी कि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच का पार्ट है कोई। ठीक है, और देखिए ये पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़िएगा लॉन्ग फॉर्म ऑफ, तो इधर साइड आपको लेफ्ट साइड में मेटल मिल जाएगा ज़्यादातर। ठीक है, राइट साइड में आपको नॉन मेटल मिल जाएगा, बीच में एक ऐसे है ना, ऐसे ये बीच वाला पार्ट ये मेटलॉइड होता है, मेटलॉइड। पीरियोडिक टेबल जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीज़ दिखा देंगे, बीच वाला पार्ट जो है वो आपका एकदम पीरियोडिक टेबल का मिडिल पार्ट में मिलेगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। इसमें 5 एलिमेंट आपको याद रखना है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनिक। ठीक है, बोरॉन और कैडमियम रड तो हम आपको बताए थे, वहाँ यूज होता है न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, कंट्रोल रड के रूप में यूज होता है, तो बोरॉन वाला छोड़ दीजिए। अब ये दोनों सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसका यूज कहाँ होगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में इसका यूज होता है। अब बताइए इंटीग्रेटेड सर्किट का खोज कौन किया था, कौन इसको निकाला था? जैक किल्बी। देखिए आपसे बार बार क्वेश्चन पूछेगा, जैक किल्बी। इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने वाले कौन थे? जैक किल्बी। ठीक है, अब हमको ये बताइए पंच कार्ड कौन बनाया था? कंप्यूटर जो पढ़े होंगे, पंच कार्ड बनाने वाले थे हरमन होलोरिथ। ठीक है, चूँकि देखिए मैं अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम देके आया हूँ, तो मुझे इतना कुछ याद है, यही 10 साल बाद हो सकता है हमको याद ना रहे। आज आप लोग को वीडियो बता दे रहे हैं, आप लोग को अच्छा है, बेनिफिट है, जितना आता है हमको, जितना हमको नॉलेज है उतना आप लोग को शेयर कर दे। जो भी आता है, जितना भी आता है आप लोग को शेयर करना हमको अच्छा लगता है। ये जो दो है गैलियम और आर्सेनिक, इसका यूज होता है लेड इंडस्ट्री में, लेड, लाइट इमिटिंग डायोड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड।
जब सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको डायोड भी बता देंगे फिजिक्स वाले टॉपिक में। तो लाइट इमिटिंग डायोड इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, एलईडी में, ठीक है। एलईडी बल्ब वगैरह होता है, एलईडी टीवी भी होता है, ठीक है। एक एलसीडी स्क्रीन आता था पहले, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। एक आता था सीआरटी, सीआरटी ट्यूब, इसको बोलते थे कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। आपसे पूछे कैथोड रे बोलते किसको है, तो आप लोग याद रखिए कैथोड रे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। कैथोड रे किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन बीम को। वही एनोड रे, एनोड रे किसको बोलेंगे, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन बीम, ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में बहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे अब आते हैं मॉलिक्यूल में। तो हमारा एलिमेंट समाप्त, क्या क्या समाप्त हो गया वो देख लेते हैं। आज हम लोग पढ़े हैं एटम यानी कि परमाणु, एटम यानी कि परमाणु। इसके बाद पढ़े एलिमेंट, एलिमेंट पूरे डिटेल में पढ़े। तत्व, तत्व क्या है नहीं है। तत्व के बाद हम लोग तत्व का ही 3 पार्ट पढ़े, मेटल, फिर नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल बाद में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इंट्रोडक्शन है। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, मेटलॉइड, धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। अब हम लोग का पढ़ना बाकी है मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ये सब। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, समान या असमान प्रकार के तत्व या परमाणु केमिकल रिएक्शन करके, हम पहले बताए थे मॉलिक्यूल और आपका कंपाउंड, यौगिक, कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं यौगिक, ठीक है। ये दोनों हमेशा केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया से ही बनता है, बाकी कोई रासायनिक अभिक्रिया से नहीं बनता, यही दोनों रासायनिक अभिक्रिया से बनता है। तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं हम लोग। होमो एटॉमिक, समपरमाणविक, जिसमें परमाणु सेम हो, जैसे H2, O2, N2, P4, S8, ये सब देखिए 8 को सल्फर मिल के बनाया है, सल्फर का मॉलिक्यूल अणु। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सल्फर का एक अणु में कितना परमाणु होता है, तो 8 को परमाणु होता है, ठीक। यहाँ पर हो गया। फास्फोरस का एक अणु में कितना परमाणु होता है या एलिमेंट होता है, 4 गो। नाइट्रोजन का 2 गो, ऑक्सीजन का 2 गो, हाइड्रोजन का इतना। अब देखिए एक O3 भी हो सकता है, O3, O3 को बोलते हैं ओजोन, ओजोन। तो ऑक्सीजन का देखिए ऑक्सीजन भी है और ओजोन भी है, दोनों में अंतर क्या है कि ऑक्सीजन का एक अणु, ये भी अणु है, ये भी अणु, दोनों अणु है। ऑक्सीजन का एक अणु में 2 एटम, कितना हो गया, 2 एटम। लेकिन ओजोन का एक अणु में 3 एटम। समझ में आ गया क्या अंतर है। तो ये जब एक ही एलिमेंट मिलके बनाया है, एक ही तत्व मिलके बनाया है, तो उसको बोलते हैं होमो एटॉमिक, समपरमाणविक। लेकिन जब एलिमेंट अलग अलग हो जाए, अलग अलग हो जाए, जैसे देखिए इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलकर बना दिया NH3 अमोनिया, इसको बोलेंगे हेटेरो एटॉमिक, विषम परमाणविक। H2O का बात करें, वाटर, वाटर का बात करें, तो ये विषम परमाणविक है। CO2 ये भी विषम परमाणविक है। H2S, H2SO4, CO, NO, NO2, ये सब सारा अलग अलग परमाणु के मिलने से बना है, इसीलिए ये विषम परमाणविक है। और आपको एक हिंट दे देते हैं, विषम परमाणविक को ही बोलते हैं कंपाउंड यानी कि यौगिक। चलिए आपका टेंशन है ख़त्म, इसी को यौगिक बोलते हैं। मतलब ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये अणु है, और ये जो सेकेंड वाला पार्ट है ये अणु भी है और यौगिक भी है, यानी कि कंपाउंड भी है, कंपाउंड। दिमाग का सारा टेंशन ख़त्म। यही चीज़ बाद में कंपाउंड में भी बताएंगे। इसका सूत्र निकाला जाता है, फॉर्मूला निकाला जाता है। देखिए NH3, इसको एक सूत्र है ना, यानी कि N एक है और हाइड्रोजन 3 गो, सूत्र H2O सूत्र है। अब सूत्र याद करना पड़ेगा, H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2S आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है इससे, सड़े अंडे की स्मेल, ठीक है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, किस से सड़े अंडे की स्मेल आती है, तो ये सब सारा चीज़ है, आपको याद रखना है। आगे केमिकल रिएक्शन होने पर केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरह से बदल जाती है। एग्जाम्पल, जैसे देखिए, जैसे हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो पहले बता दीजिए केमिकल रिएक्शन करने से ही मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, ठीक है। अब जैसे H2 और O2 मिलकर बनाता है H2O, ठीक है। O2 क्या है, जलने में सहायक है, यानी कि जहाँ भी O2, बिना O2 की मदद से आप जला ही नहीं सकते हैं। किसी भी चीज़ को जलाना है तो O2 ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। O2 भी जलने में सहायक है, H2 भी जलने में सहायक है। लेकिन जैसे O2 और H2 मिलकर बना दिया H2O वाटर, H2O का मतलब क्या, वाटर। वाटर जलाता नहीं बल्कि बुझाता है, उल्टा काम करता है, बुझाने में सहायक। तो देख रहे हैं
ये भी जला रहा है, ये भी जला रहा है, लेकिन ये दोनों जब रासायनिक अभिक्रिया करके पानी बना दिया तो उसका उल्टा काम करा बुझाने में। यानी कि केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरह से बदल जाता है। आप ये नहीं सोचते हैं कि पहले ये था बाद में ये था। अब जैसे मान लीजिए बोल दीजिएगा कि बाप बहुत अच्छा आदमी है, माँ भी बहुत अच्छा आदमी है, बेटा क्रिमिनल कैसे हो गया? तो भाई केमिकल रिएक्शन करके बनाया है, तो ऑब्वियस सा बात है कि वो कुछ भी हो सकता है। मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ठीक है। आगे आते हैं, मॉलिक्यूल का बात करते हैं। मॉलिक्यूल है अणु। अब मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं। परमाणु का नहीं होता है, मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और यह केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो मॉलिक्यूल भाग नहीं लेगा, एटम भाग लेता है। जब भी इससे केमिकल रिएक्शन कराया जाता है तो यह सबसे पहले एटम में टूटेगा, फिर एटम केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। जैसे मान लीजिए इसका बात करते हैं, ये जो रिएक्शन हुआ है तो सबसे पहले H2 किस में टूटेगा? H और H में, ठीक है। O2 किस में टूटेगा? O और O में। फिर ये H इस O से रिएक्ट करेगा, ये H इस O से रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये दो H है ना, दो H, ये दो H O से रिएक्ट करेगा H2O, फिर ये दो H O से रिएक्ट करेगा H2O, 2H2O हो गया। मतलब सब अलग अलग टूटेगा। अलग अलग टूटने का मतलब जब तक अलग नहीं टूटेगा ये दोनों H और H में, तब तक रिएक्ट नहीं करेगा। अलग अलग टूट गया तो ये मॉलिक्यूल थोड़ी रहा, ये तो एटम हो गया, एटम परमाणु हो गया। इसीलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल भाग नहीं लेता है, एटम भाग लेता है, परमाणु भाग लेता है, ठीक। तो अब इसको समझिए, एटम और मॉलिक्यूल का बात। एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। एटम केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड। अब आते हैं कंपाउंड यानी कि यौगिक। असमान प्रकार के एटम, एलिमेंट या मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन करके यौगिक यानी कि कंपाउंड का निर्माण करते हैं, असमान प्रकार के, ठीक है। अब जैसे देखिए ये सारा तो असमान ही है, असमान ही है। हम आपको पहले बता दिए थे कि ऊपर वाला आपका अणु है हेटेरोएटॉमिक, और ये आपका अणु भी है और यौगिक भी है, यौगिक भी। यानी कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उसी को कंपाउंड बोलते हैं, वो यहाँ लिख दिए। हेटेरोएटॉमिक यानी कि विषम परमाणविक मॉलिक्यूल अणु को ही यौगिक कहा जाता है। यहीं पे आपका डाउट क्लियर। इसका भी सूत्र लिखा है, क्योंकि इसका सूत्र लिखते हैं, अणु का सूत्र लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, तो कंपाउंड का भी फार्मूला लिखेंगे, इसका भी सूत्र लिखा जाता है फार्मूला। एग्जाम्पल H2O, CO, CO2, NO, N2O, H2O2, H2SO4, NH3। अतः प्रत्येक यौगिक अणु है, परंतु प्रत्येक अणु यौगिक नहीं है। ये अगर किसी को डाउट है तो ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक यौगिक अणु है, प्रत्येक अणु यौगिक नहीं है। कैसे? देखिए इसका बात करते हैं। O2, O2N2 ये क्या है? अणु है, लेकिन यौगिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ गया यार, हाँ, क्योंकि ये होमोएटॉमिक है। H2, O2, N2, P4, एसेट ये सब अणु है, लेकिन यौगिक नहीं है। इसीलिए प्रत्येक यौगिक अणु तो होगा अणु, अब ये अणु है लेकिन यौगिक नहीं है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हर अणु जो है वो यौगिक नहीं। लेकिन इसका बात करते हैं, ये आपका अणु भी है और यौगिक भी है, दोनों है। यानी कि जो भी यौगिक होगा वो अणु तो होगा ही, यौगिक जो है वो अणु होगा ही, लेकिन प्रत्येक अणु यौगिक नहीं है। अब देखिए यौगिक का बात करते हैं, कंपाउंड का बात करते हैं। यौगिक में प्रत्येक घटकों या कंपोनेंट्स का अनुपात निश्चित होता है, एकदम फिक्स्ड होता है, एकदम फिक्स, ठीक है। जैसे आप NH3 का बात करते हैं, अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो सेम होगा, 14:3। देखिए नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, हाइड्रोजन का मास 3। आप कहीं से भी अमोनिया उठा लीजिए, अमोनिया को बनाने का प्रोसेस है हेबर्स प्रोसेस, ठीक है, हेबर की प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया से भी आप या कोई दूसरा प्रक्रिया जैसे भी आप अमोनिया को बनाइए, ठीक है, आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो 14:3 ही होगा, फिक्स होगा। इसलिए इसको हम लोग यौगिक बोलते हैं। यौगिक में जितना भी कंपोनेंट्स होगा, घटक होगा, उसका अनुपात निश्चित होगा। ये आपको एकदम याद रखना, अनुपात निश्चित होगा। अब जैसे मान लीजिए H2O का बात करते हैं, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 होगा। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो यहाँ 2 का हाइड्रोजन है तो कितना हो गया? 2, और ऑक्सीजन का 16, 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 1/8, यानी कि 1:8। अब ये पानी कहीं से भी उठा लीजिए, आप कहीं से भी पानी ये उठा लीजिए, चाहे वो वर्षा का पानी हो, वर्षा का जल हो, चाहे वो गटर का पानी हो, चाहे वो डिस्टिल्ड वाटर हो,
कैसनो पानी उठा लीजिए, तालाब का पानी, समुद्र का पानी, कहीं का भी पानी उठा लीजिए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये यौगिक है, कंपाउंड है, उसमें अनुपात फिक्स होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अनुपात जैसे चेंज हुआ वो दूसरा चीज़ बन जाएगा, वो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, दूसरा यौगिक बन जाएगा। इसीलिए एक यौगिक में अनुपात फिक्स होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कंपाउंड और मिक्सचर में क्या अंतर है? कंपाउंड में ये अनुपात फिक्स होता है, मिक्सचर में फिक्स नहीं होता है। ये वाला पॉइंट मिक्सचर में नहीं होता है, ठीक। और कंपाउंड जो है केमिकल रिएक्शन करके बनता है, देखिए यहाँ केमिकल रिएक्शन करके बनता है कंपाउंड। लेकिन मिक्सचर जो है, मिश्रण, वो केमिकल रिएक्शन से नहीं बनता है, ऐसे जैसे तैसे बन जाता है। आप नॉर्मली मिला दीजिएगा, नमक चीनी का घोल कैसे बनेगा? आप कितनों चीनी डालिए, फिक्स थोड़ी है, तो वो तो कुछ भी हो सकता है, मिक्सचर हो गया वो, ठीक है। लेकिन इसमें फिक्स है, 1:8 में ही मिलेगा, तो वो हो गया कंपाउंड। चलिए यहाँ तक हमको लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एटोमिसिटी का बात करते हैं, परमाणविकता। एटोमिसिटी किसी अणु या यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को बोलते हैं एटोमिसिटी। जैसे O2 की बात करते हैं, कितना परमाणु है? 2 परमाणु है, तो इसका एटोमिसिटी हो गया 2। N2 का हो गया 2, O3 का हो गया 3, P4 का हो गया 4, S8 का हो गया 8, क्योंकि इसमें 8 परमाणु है। CO में क्या हो गया? कार्बन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 1 हो गया, 2 हो गया। CO2 में कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2, 3 हो गया। HCl में 1, 1, 2, H2O में 2, 1, 3, SO2 में 1, 2, 3, CaSO4 का बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 4, 6 हो गया। NH3 में 1 और 3, 1 हो गया ये, और ये हो गया 3, 4 हो गया। Al2SO4 देखिए इसमें आपको पूछ देगा एग्जाम में, Al2SO4 में कितना परमाणु है? तो इसमें Al2 यहाँ ये तो हो गया 2, फिर SO4, S का हो गया 1 और यह 4, 1 और 4 हो गया 5, अब 5 है 3 बार, 5 × 3, 5 × 3 हो गया 15 और 2 17। K2Cr2O7 में कितना होगा? यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पे हो गया 7, तो 7 2 9 2 11। NaHCO3, Na का हो गया 1, H का हो गया 1, C का हो गया 1 और O का हो गया 3, तो 1 2 3 3 6 हो गया। CaOH2 इसमें कितना होगा? Ca का हो गया 1, O का हो गया 1, O और H मिला के 2 हो गया, और 2 2 बार है, तो 2 दूनी 4, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है ना, अंदर में 2 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 हो गया। NH2CONH2 इसको यूरिया बोलते हैं, यूरिया का हो जाएगा 8। देखिए जोड़ लीजिए, 1 2 तो 2 1 3 हो गया, 4 1 5 2 1 6 2 8 8 हो गया। इनर्ट गैस, अक्रिय गैस जो होता है वो ग्रुप 18 जब पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा तो ग्रुप 18 को बोलते हैं इनर्ट गैस का एटोमिसिटी हमेशा 1 होता है। कितना होता है? हमेशा 1 होता है। और इनर्ट गैस ग्रुप 18 को बोलते हैं, देखिए ग्रुप 18 को जब भी पढ़िएगा, हेमा नेहा और करिश्मा जेरोक्स रूम में, हेमा नेहा और करिश्मा जेरोक्स रूम में, तो ये हो गया आपका इनर्ट गैस। इस सब का एटोमिसिटी कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि ये हमेशा अकेला ही रहेगा, हमेशा ये अकेला रहेगा। इसका वैलेंसी 0 होता है, संयोजकता 0 होता है, 0, ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार कैसे निकालते हैं? तो आणविक भार निकालने के लिए आपको वो वाला टेबल याद रखना होगा, ये वाला टेबल, ये टेबल जो हम आपको बताए थे, कि आपको याद रखना होगा कि हाइड्रोजन का भार 1 होता है, हीलियम का भार 4 होता है, लिथियम का भार 7 होता है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, जो हम आपको जितना इसमें टेबल दिए हैं वो टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, कैसे आणविक भार निकालेंगे। तो हम आपको सिखाते हैं आणविक भार निकालने का तरीका, लेकिन वो टेबल आपको याद करना पड़ेगा। अभी हम आपको बता देंगे कि किसका कितना वेट होता है, यहीं पे बता देंगे। जैसे H2O का वजन निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेंगे? तो H2O, H का हो गया 1 और 2 का हाइड्रोजन, तो 2 × 1, और ऑक्सीजन का 16, 16 2 18। D2O, ड्यूटीरियम, देखिए हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, हाइड्रियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम का वजन होता है 1, ड्यूटीरियम का वजन होता है 2, ट्रिटियम का वजन होता है 3। ये तीनों हाइड्रोजन का आइसोटोप है, समस्थानिक है। इस तीनों में आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा, लेकिन मास नंबर चेंज कर जा रहा है, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए D2O में D है, इसलिए D का मास 2 है, तो 2 × 2 हो गया 4, और प्लस 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 16 4 20 हो गया। NH3 का बात करते हैं तो N का मास होता है 14 और इसका 1,
तो 3 को हाइड्रोजन है तो 3 हो गया, 14 3 17, 17 हो गया। CO2 का बात करते हैं तो कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का 16, तो 2 को ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, 32 और 12 हो गया 44। NaOH का बात करते हैं तो सोडियम का होता है 23, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, 23 16 1 40 हो गया। CaOH होल 2, Ca का हो गया 40, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, और ये 2 बार है ब्रैकेट में तो इस इंटू 2 कर दिए, 16 1 17 दूनी 34 और 40 हो गया 74। CaCO3 40, कैल्शियम का हो गया 40, कार्बन का हो गया 12, इसका 16 तिया 48, 16 तिया 48 तो 100 हो गया। तो यही है आपका, इसी तरह अब हम निकालते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का बात करते हैं। क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का 1, और क्लोरीन का होता है 35.5, 3 क्लोरीन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसको जब जोड़ेंगे तो 119.5 हो जाएगा। Al2SO4 होल 3 कैलकुलेट कर लीजिएगा आप इसको। NaCl इसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देख के कैसे किए हैं। एल्युमिनियम का होता है 27, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, और जितना है उसको कर दिए। 3 है तो 3 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेट करके, और इस तरह करके हम मॉलिक्यूलर वेट आणविक भार निकाल लेंगे। यूरिया, देखिए यूरिया का सीखना बहुत ज़रूरी है। यूरिया का फार्मूला आप हो सके तो याद कर लीजिए, NH2CO NH2 ठीक है। इसका फार्मूला होता है, नाइट्रोजन का हो गया 14, हाइड्रोजन का हो गया 2, कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16, नाइट्रोजन का हो गया 14, फिर ये हाइड्रोजन का 2, क्योंकि 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, 14 2 16 12, टोटल जोड़िएगा तो आपका 60 हो जाएगा। यानी कि यूरिया का वजन होता है 60। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कृत्रिम रसायन कौन है, तो यूरिया ही है। यूरिया ही ऐसा रसायन है पहला जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया है। लेबोरेटरी में बनाया गया पहला कृत्रिम रसायन यही है, यूरिया। और एक क्वेश्चन आपका पूछता है यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है, कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। इसमें देखिए नाइट्रोजन कितना है, यहाँ नाइट्रोजन 14 और 14 28 है नाइट्रोजन, और टोटल वेट है 60, तो 28 60 का कितना % होगा, 46.6%, और लगभग इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 47%। आपको याद रख लेना है, एग्जाम में कैलकुलेट करने मत लग जाइएगा, क्योंकि आपको फार्मूले भूल जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो यूरिया में 47% नाइट्रोजन होता है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, यूरिया हो गया। अब यहाँ देखिए कोल गैस को बोलते हैं CO + H2 + CH4, यानी कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए तीनों में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड ये 3 फार्मूला आपको याद रखना, एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन है और मीथेन है। मीथेन के बारे में बताए थे, कहाँ कहाँ मीथेन पाया जाता है। ठीक, जुगाली करने वाले पशु में, बायोगैस में, नेचुरल गैस में, LPG में, ठीक है। उसके बाद मार्स गैस इसी को बोलते हैं। फिर आपका कोयला का माइंस का खदान से निकलता है यही मीथेन गैस। तो ये सब हम आपको बता चुके हैं, सब बार बार नहीं बताएंगे। तो मीथेन में कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन और मीथेन मिल जाएगा, तो कोल गैस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोल गैस। अब मीथेन कहाँ पाया जाता है? कोयला का खान में, इसलिए कोल गैस में मीथेन पाया जाएगा, दिमाग बैठा लीजिए। अब कोल गैस में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन, ये 3 चीज़ पाया जाता है। सिर्फ ये दोनों को अगर लेते हैं, ये दोनों को, इसको बोलते हैं वाटर गैस, CO + H2 वाटर गैस। अब H2 हटा के अगर N2 डाल दिए, CO + N2, तो इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। इसको इतना बार प्रैक्टिस कीजिए कि ये याद हो जाए, इतना बार प्रैक्टिस कीजिए कि ये याद हो जाए। CO + H2 + CH4, तो ये बनेगा कोल गैस, और CO + H2 बनेगा वाटर गैस, CO + N2 बनेगा प्रोड्यूसर गैस। अगला टॉपिक है हमारा मिक्सचर। अगला टॉपिक है मिक्सचर। ये क्या होता है? 2 या अधिक प्रकार के एलिमेंट या मॉलिक्यूल या कंपाउंड को बिना केमिकल रिएक्शन कराए मिला देने पर मिक्सचर प्राप्त होता है। अंतर देखिए दोनों में क्या है। अगर यहाँ केमिकल रिएक्शन करा के अगर मिलाते हैं तो ये बनाता है कंपाउंड यानी कि यौगिक, ठीक है। लेकिन बिना केमिकल रिएक्शन के ऐसे ही सीधा मिला दिए तो वो बनाएगा मिक्सचर यानी कि मिश्रण, ठीक है। आगे, इसमें घटकों का अनुपात अनिश्चित होता है, लेकिन यौगिक में क्या होता था? निश्चित होता था। ये अंतर हो गया। इसका कोई सूत्र नहीं होता है, यौगिक का सूत्र होता था। इसका सिंबल भी नहीं होता है। सिंबल किसका होता था? हम लोग पढ़े थे एलिमेंट का, तत्व का सिंबल होता था, तत्व का। इसका एग्जाम्पल क्या है मिक्सचर का? पानी में नमक या शक्कर का घोल,
या तो नमक मिला दीजिए, शक्कर का घोल मिला दीजिए, वो हो जाएगा। सभी प्रकार के घोल विलियन सॉल्यूशन, जितना तरह का घोल विलियन होता है वो सब मिक्सचर में ही आ जाएगा। मिश्र धातु एलॉय, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछेगा एग्जाम में। मिश्र धातु क्या होता है? आदमी सोचेगा एलॉय तो मेटल से बना होता है, प्योर होता है, इसको कंपाउंड मार देगा। कंपाउंड नहीं है। जैसे आपसे पूछेगा ब्रास, ब्रास यानी कि पित्तल, पित्तल ये एलॉय है, एलॉय मिश्र धातु है, ठीक है। तांबा और जिंक मिलके बनाता है, तांबा और जिंक मिलके बनाता है ब्रास, ठीक है, कॉपर और जिंक, ठीक है। तो ये हो गया मिश्र धातु। अब मिश्र धातु आपका मिश्रण होता है, कंपाउंड नहीं होता, यौगिक नहीं होता, ठीक है। दूध, दूध भी आपका देखने में लगेगा कि ओ ये तो मिश्रण है, ये तो क्या बोलते हैं कंपाउंड है, लेकिन दूध जो है वो एक मिक्सचर है। सीमेंट मिक्सचर है, बारूद मिक्सचर है, उर्वरक मिक्सचर है, और आपका क्या ब्लड, ब्लड भी मिक्सचर है, ब्लड भी मिक्सचर है आपका, ठीक है। ये आपको याद रखना, ब्लड और मिल्क तो जरूर याद रखना, ब्लड ऐड कर दीजिए, ब्लड रक्त, ये सब आपका मिक्सचर है, ठीक। आगे आते हैं। अब इसको एक चीज़ समझ लेते हैं, एक चीज़ हम लोग क्या समझ लेते हैं कि जी एलिमेंट का क्या होगा, फॉर्मूला नहीं होगा, सिंबल होगा, ठीक है। एलिमेंट का हम लोग सिंबल लिखते हैं, ठीक है, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। मॉलिक्यूल और कंपाउंड का बात करें तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। मिक्सचर का ना तो फॉर्मूला होता है ना तो सिंबल होता है, ये अगर आपको याद है आप सब चीज़ बना दीजिएगा। मॉलिक्यूल तथा कंपाउंड का निर्माण केमिकल रिएक्शन करके होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। केमिकल रिएक्शन से किसका होता है? मॉलिक्यूल और कंपाउंड, अणु और यौगिक। जबकि एलिमेंट और मिक्सचर का निर्माण केमिकल रिएक्शन के बिना होता है, ये आपको यहाँ पे समझ जाना है। मॉलिक्यूल और कंपाउंड केमिकल रिएक्शन करके बनाएगा, प्रॉपर्टी पूरा चेंज हो जाएगा, जबकि एलिमेंट और मिक्सचर बिना केमिकल रिएक्शन के बनता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है तो या तो ये मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, ठीक है। लाइम, चूना, चूना का फॉर्मूला होता है CaO, ये मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, ठीक है। फ्रांसियम, Fr, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, अरे ये तो सिंबल लग रहा है हमको, सिंबल, सिंबल है तो एलिमेंट है। Ca, कैल्शियम, ये सिंबल है, एलिमेंट है। ओजोन गैस, O3, मॉलिक्यूल है। ये इसको कंपाउंड नहीं बोलेंगे क्योंकि एक ही प्रकार का परमाणु से बना है, होमो एटॉमिक है, होमो एटॉमिक, ठीक है, इसीलिए ये कंपाउंड नहीं, ये मॉलिक्यूल है, अणु है। ब्रास, पित्तल, कॉपर और जिंक मिलकर बनाता है, ये मिक्सचर है, बताए थे। ये आपका जितना भी मिश्र धातु एलॉय होता है वो मिक्सचर होता है, तो ये मिक्सचर हो गया। सॉल्ट, नमक का बात करते हैं, फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख रहे थे, या तो मॉलिक्यूल या कंपाउंड। सॉइल, सॉइल क्या? मृदा, मृदा में तो सब चीज़ पाया जाता है, मिट्टी उट्टी, पानी, कंकड़, बालू, तो मिक्सचर हो गया वो। और कोई निश्चित अनुपात नहीं है, हर जगह का मृदा का अलग अलग होता है, हर जगह का मिट्टी उठाइएगा तो अलग अलग आपको कंपोनेंट मिलेगा, इसीलिए वो मिक्सचर है। दूध का बात करते हैं तो मिक्सचर है। ब्लड, ऑयल, ये सब मिक्सचर है। नींबू पानी मिक्सचर है। किसी भी तरह का घोल, हम बताए थे, किसी भी प्रकार का घोल, सभी प्रकार के घोल मिक्सचर है, दिमाग में बैठा लीजिए। तो नींबू पानी उम्र सब मिक्सचर है। खाने का सोडा, NaHCO3, फार्मूला लिख रहे हैं, मॉलिक्यूल या कंपाउंड है। NH3HCl, मॉलिक्यूल या कंपाउंड है। कार्बन मोनोक्साइड, ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड है। कोबाल्ट, एलिमेंट है। एयर, मिक्सचर है। एयर जो है वो मिक्सचर है, एयर भी मिक्सचर है, ये भी याद रखिए। यहाँ पे एयर, यहाँ पे हवा लिख देते हैं, एयर, एयर वायु, ये भी एक प्रकार का मिक्सचर है। ठीक, अब आते हैं हम लोग आगे। टाइप्स ऑफ मिक्सचर देख लेते हैं। मिक्सचर कितने तरह का होता है? मिश्रण के प्रकार, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर, दो प्रकार का होता है। ठीक, होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? समांगी मिश्रण, और ये विसमांगी मिश्रण। समांगी का मतलब होता है जिसमें प्रत्येक भाग में घटकों का वितरण समान हो, जितना भी भाग है उसमें घटक यानी कि कंपोनेंट्स का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या होता है? प्रत्येक घटकों का वितरण असमान होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या घटक पूरी तरह से घुल जाते हैं, घटकों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता है। इसमें क्या घटक पूरी तरह घुल नहीं पाते हैं, घटकों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। जैसे अब एग्जांपल देते हैं, ये मान लीजिए होमोजीनस सॉल्यूशन है, ये होमोजीनस सॉल्यूशन है जो हम ब्लू कलर, ये ब्राउन कलर से बनाया है। शुगर वाटर या शुगर सॉल्ट और वाटर, ठीक है, मतलब पानी के साथ एक बार चीनी घोल दिए या पानी के साथ नमक घोल दिए, ये आपका पूरी तरह से मिल जाएगा। ठीक है, घटक पूरी तरह से घुल जाते हैं। ठीक है, घट को कहीं से यहाँ से उठा लिए या यहाँ से उठा लिए या यहाँ से उठा लिए, कहीं से भी उठाएंगे, कहीं से भी उठाएंगे तो उसका विलयन के किसी भी भाग में सभी घटक का वितरण समान होगा। लेकिन मान लीजिए इसमें बात करते हैं हेट्रोजीनस विसमांगी में, इसमें कीचड़ कंकड़ मिला हुआ, कंकड़, तो यहाँ ऊपर में उठाएंगे तो हमको कंकड़ नहीं मिलेगा, नीचे उठाएंगे तो कंकड़ मिलेगा, यानी कि विलयन के किसी भी भाग में सभी घटकों का वितरण समान नहीं होगा। यहाँ पर हो सकता है सभी घटक अलग मिले, यहाँ पर सभी घटक अलग मिले, यहाँ पर सभी घटक अलग मिले, सब जगह अलग अलग होगा। यहाँ इसमें क्या है, कहीं भी उठाएंगे ना तो
नमक और पानी का घोल उतना ही मिलेगा। तो मान लीजिए एक बार नमक पूरा तरह से मिल गया एक बार, तो आप अगर नमक कम है तो आप कहीं से भी उठा के पी लीजिएगा, बोलिएगा कि नमक कम है। कहीं से भी उठाइएगा बोलिएगा चीनी ज़्यादा है। चाय में बोलते हैं चीनी ज़्यादा है, ऐसा थोड़ी एक बार पिए तो चीनी ज़्यादा लगा, दूसरे बार पिए तो चीनी कम लगा। क्यों ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि सब जगह वितरण समान होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? पानी में मिट्टी, पानी में बालू, पानी तेल का घी, गंधक लोहे का चूर्ण, कुछ भी मिला देते हैं तो वो विसमांगी मिश्रण है। और विसमांगी मिश्रण का 2 और एग्जाम्पल है, कोलाइडी विलयन और निलंबन। कोलाइडी विलयन और निलंबन। निलंबन को इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंशन। कोलाइडी विलयन को कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका 3 एग्जाम्पल आपको दिमाग में बैठा लेना है। मिल्क, ब्लड और ऑयल। मॉब याद कर लीजिए, मिल्क, ऑयल, ब्लड, मॉब। मिल्क, ऑयल, ब्लड, मिल्क, ऑयल, ब्लड, ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है कोलाइडी सॉल्यूशन। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोलाइडी सॉल्यूशन को तो पूरे डिटेल में पढ़ना है, निलंबन सस्पेंशन को भी पढ़ना है। इसका चौक पानी का विलयन, मिट्टी पानी का विलयन। अब देखिए आटा, पानी में आटा मिला दीजिए, वो भी इसका एग्जाम्पल है। पानी में आटा का विलयन, ये भी आपको निलंबन हो जाएगा, ये भी आपको निलंबन हो जाएगा। तो आपको इतना सारा चीज़ याद रखना है। आगे आते हैं। विलयन में दो चीज़ होगा, या तो विलयन में 2 चीज़ होगा, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट को बोलते हैं विलेय और सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक। यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में होगा, जो ज़्यादा अधिक मात्रा में मौजूद होगा उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। यानी कि जिसमें घोल रहे हैं, जिसमें घोला गया है, ठीक है। जैसे पानी में घोलते हैं नमक, पानी में नमक घोलते हैं तो पानी ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए हम लोग बोलते हैं पानी में नमक मिला है, नमक में पानी तो नहीं मिला है बोलते हैं। इसलिए जो अधिक मात्रा में हो, जिसमें घोला गया है, उसको बोलते हैं विलायक, ठीक है, सॉल्वेंट। जो कम मात्रा में हो, जिसे घोला गया है, उसको बोलते हैं विलेय या सॉल्यूट, ठीक है। जैसे पानी में शक्कर या नमक का घोल, तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा? शक्कर या नमक, क्योंकि जिसको घोला गया है। और जिसमें घोला गया है तो पानी हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। आगे आते हैं। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब किसी विलयन में और सॉल्यूट की मात्रा नहीं मिलाया जाए, जैसे मान लीजिए कि अब पानी है, ठीक है, पानी है, इसमें थोड़ा सा नमक मिला है, थोड़ा सा नमक मिला दिए, नमक, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये और इसमें नमक मिला सकते हैं, यानी कि ये अभी अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है, कि इसमें और हम लोग जब किसी विलयन में और सॉल्यूट की मात्रा मिलाई जा सकती है, अभी और संतृप्त है, ठीक है। अब क्या किए? और नमक डाल दिए, उसमें नमक था और नमक डाल दिए, डालते नमक डालते एक बार पूरा भर जाएगा। मतलब अब और हम लोग नमक डालेंगे तो उसको विलयन नहीं बोलेंगे, नमक का मात्रा पानी से ज़्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन, एक समय आएगा जब बराबर हो जाएगा, ठीक है, कि मतलब उसमें और हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल को नहीं मिला सकते हैं, यानी कि वो सॉल्यूशन जो है, वो विलयन जो है संतृप्त हो गया, मतलब कि उसका पेट भर गया, संतृप्त हो गया वो पूरा। तो संतृप्त विलयन क्या हो गया कि उसमें विलयन में और सॉल्यूट पार्टिकल को अब नहीं मिला सकते हैं, मतलब वो मैक्सिमम था, उससे ज़्यादा मिलाएंगे तो सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा हो गया, जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको तो हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, तो वो सॉल्यूशन नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन जिसको कोलाइडी विलयन बोलते हैं, और सस्पेंशन जिसको निलंबन बोलते हैं। तीनों का सबसे पहले साइज समझ लेना, साइज। इसमें जो इसका पार्टिकल होगा, जो कण होगा ट्रू सॉल्यूशन का, वो 1 नैनोमीटर से कम होगा। इसका मतलब लेस देन 1 नैनोमीटर, इसका मुंह 1 नैनोमीटर की तरफ है, यानी कि 1 नैनोमीटर से कम इसका साइज होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज क्या होगा? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर से, इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज। और सस्पेंशन का साइज और बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन 1000, इससे बड़ा होगा, 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसको सस्पेंशन यानी कि निलंबन बोलेंगे। यानी कि सबसे कम साइज हो गया इसका 1 नैनोमीटर, उससे बड़ा हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, और 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा हो गया तो सस्पेंशन हो गया। अब देखिए ट्रू सॉल्यूशन को बोलते हैं होमोजीनस, समांगी। क्यों? कहीं से भी उठा लीजिए सेम दिखेगा। और ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? देखने में लगेगा समांगी है, लेकिन वो एक्चुअली में होता है विसमांगी। दूध जब आप देखिएगा, दूध का बात करते हैं, दूध में कभी कभी क्या होगा, ऊपर में पतला रहेगा, नीचे में मोटा रहेगा, ऐसा होता है दूध में, आप देखिएगा। ब्लड में भी होता है, ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। ग्रेविटी क्या करता है? मोटा दूध का नीचे में ज़्यादा खींच लेता है, ऊपर में पतला छोड़ देता है दूध में। अब इसीलिए दूध पीने से पहले मिलाता है आदमी उसको, ठीक है। अब देखिए यह दिखता तो समांगी है लेकिन होता विसमांगी है, ठीक है। तो ये हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन। और सस्पेंशन क्या? ये पूरी तरह से विसमांगी हेट्रोजीनस है,
पूरी तरह से विषमंगी है, पानी में कीचड़ मिला दिए तो विषमंगी हो गया, तो वो है सस्पेंशन पार्टिकल हो गया। ठीक है, अब इसमें ट्रू सॉल्यूशन में क्या है, चूंकि घटकों का आकार बहुत कम होता है, ये 1 नैनोमीटर छोटा है, इसीलिए प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता है। जब इसमें टॉर्च मारेंगे तो प्रकाश का पथ नहीं दिखाई देगा, जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, प्रकाश का पथ दिखाई देता है। जब भी हम लोग को प्रकाश का पथ दिखाई देने लगे उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। ठीक उसी तरह इसमें सस्पेंशन पार्टिकल में प्रकाश का पथ दिखाई देता है, ये भी टिंडल इफेक्ट को शो करता है। यानी कि पहला वाला टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा, दूसरा वाला करेगा, तीसरा भी करेगा। अगला, इसमें कणों को नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इतना छोटा 1 नैनोमीटर से छोटा है, नहीं देख सकते हैं। ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी नहीं देख सकते हैं, कणों को नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक, और याद रखिएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो कण जो होता है, इसमें भी कण जो होता है वो हमेशा जिग जैग मोशन में होता है, मतलब कि कभी इधर कभी इधर, इधर इधर इधर, जैसे तैसे जिग जैग मोशन में होता है, जैसे तैसे मोशन होगा उसका। ठीक ना, जिग जैग मोशन को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं, ये आपको एग्जाम में बार बार पूछेगा। जिग जैग मोशन जो पार्टिकल कणों का जो जिग जैग मोशन होता है, इसको कौन सा मोशन बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। क्यों, क्योंकि एक ब्राउनियन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसके बारे में बताया था कि पदार्थ के कणों के बीच में जो मोशन होता है वो जिग जैग इस तरह से होगा, जिग जैग मतलब जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, अगला, इसमें भी क्या हो, कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। यानी कि तीनों में आपको कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। नहीं सॉरी, इस दोनों में नहीं देखा जा सकता, इसमें देखा जा सकता है। एक सस्पेंशन ही ऐसा है जिसमें पदार्थों को नग्न आँखों से देखा जा सकता है, मतलब कि हम लोग को बिना माइक्रोस्कोप का यूज किए हम लोग देख सकते हैं। इसमें भी पदार्थ जिग जैग मोशन में होता है, ब्राउनियन मोशन में होता है। आगे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, पानी शक्कर का घोल और पानी नमक का घोल, ब्लड, मिल्क, फोम, ऑयल। ठीक है, हम बताए थे क्या बोलते हैं इसका एग्जाम्पल दिए थे ना, यहाँ पे कहाँ गया, मॉब दिए थे ना, मॉब देखिए यहाँ, मॉब, मिल्क, ऑयल, ब्लड, मॉब से याद रखिएगा। ठीक है, पानी में चॉक पाउडर, पानी में मिट्टी। अब देखिए इसका फोटो दिखाते हैं, देखिए ये फ़ोटो आपका देख लीजिए, फ़ोटो से समझ में आएगा आपको कि क्या है। जब यहाँ पे टॉर्च मारे तो ये ट्रू सॉल्यूशन है। इसका साइज़ कितना है, इसका साइज़ है 1 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से कम। इसका साइज़ क्या है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। और इसका साइज़ क्या है, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा। तो ये हो गया आपका ट्रू सॉल्यूशन, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये सस्पेंशन, ये निलंबन। ठीक है, तो इसमें देखिए ये प्रकाश का पथ इसमें नहीं दिख रहा है, ऐसे लाइनिंग दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें देखिए दिख रहा है, इसमें आपको प्रकाश का पथ लाइनिंग दिख रहा है, इसमें और अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, जो प्रकाश का पथ दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट होता क्यों है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टिंडल इफेक्ट क्यों होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन। ठीक है, दिमाग में इसको बैठा लीजिए। आगे आते हैं, अगला देखिए, नॉट विजिबल, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। एग्जाम्पल में हम बता दिए थे, पानी में चीनी का घोल, पानी में नमक का घोल, ये ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है मिल्क, ब्लड, फोम, ऑयल। ठीक है, मॉब याद रखिए, मिल्क, ऑयल, ब्लड, मॉब। ठीक है, इसमें पानी में आटा का घोल, पानी में चॉक पाउडर का घोल, और पानी में मिट्टी का घोल भी हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब आगे देखिए टिंडल इफेक्ट, ये देखिए जंगल में भी होता है आपका टिंडल इफेक्ट। जंगल में आप देखते होंगे ऐसा पेड़ से छितरा जाता है लाइट, इधर उधर दिख रहा है ना। राज मूवी, भूता मूवी देखेंगे, राज मूवी रात में दिखाता है, एकदम लाइट से एकदम चमकता है, भूत वाला मूवी में सब जरूर सीन दिखाएगा। तो इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। प्रकाश का स्कैटरिंग हो जाता है, छितरा जाता है प्रकाश, मतलब प्रकीर्णन हो जाता है प्रकाश का। ये भी टिंडल इफेक्ट है, ये भी टिंडल इफेक्ट है। आपको फोटो दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि आप लोग सोचिएगा रट रहे हैं, रटना नहीं, समझना है क्या होता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, क्यों होता है। और ये हवा में जो पार्टिकल है, ये कौन सा पार्टिकल है, ये पार्टिकल है सस्पेंशन पार्टिकल। ठीक है, थर्ड वाला, ये थर्ड वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन का बात करते हैं, इसके बारे में स्पेशली पढ़ना है। ये कोलाइडल सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इसके बारे में पढ़ना है। कोलाइडल हम लोग पढ़े थे, कोई भी सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन उसमें दो पार्ट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट जो कम मात्रा में हो, सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है। उसी तरह कोलाइडल सॉल्यूशन में दो पार्ट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, लेकिन उसका नाम बदल जाता है। जब भी कोलाइडल सॉल्यूशन का बात करेंगे उसमें सॉल्यूट को बोलते हैं डिस्पर्सिव फेज, डीपी, डीपी, सॉल्यूट को बोलेंगे डीपी, और सॉल्वेंट को बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम, डीएम। जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसको बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम, डीएम। अब इसी में देखिए, इसको यहाँ समझाते हैं। डिस्पर्सन मीडियम यानी कि ये क्या हो गया सॉल्वेंट, ये क्या हो गया डिस्पर्सिव फेज, ये हो गया सॉल्यूट। अब देखिए जब हम लोग ऐसा कुछ कुछ एग्जांपल होता है, गैस में द्रव, गैस में द्रव यानी कि गैस में द्रव, तो गैस हो गया सॉल्यूट, तो गैस हो गया डिस्पर्सिव मीडियम। गैस में गैस, ठीक है, इस टाइप का रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गैस में द्रव, यानी कि गैस में लिक्विड रहेगा, गैस में सॉलिड रहेगा, ये दोनों को समझते हैं। इसको बोलेंगे, चूँकि गैस में लिक्विड है इसको बोलेंगे लिक्विड एरोसोल, गैस में सॉलिड है इसलिए इसको बोलेंगे सॉलिड एरोसोल। आपसे डायरेक्ट ये नाम पूछ देगा एग्जाम में, इसको बोलेंगे लिक्विड एरोसोल, इसको सॉलिड एरोसोल, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, लिक्विड एरोसोल का एग्जाम्पल है बादल। बादल में क्या होता है, गैस में द्रव, बादल देखिए गैस में द्रव है, पानी का छोटा छोटा बूंद रहता है लेकिन गैस में रहता है, इसीलिए बादल का डेंसिटी कम होता है, इसीलिए बादल आसमान में तैरता है। मिस्ट, मिस्ट को बोलते हैं धुंध, और फॉग, कोहरा, कोहरा भी आसमान में तैरता है। तो आप समझिए इस चीज़ को, बादल, धुंध और कोहरा, बादल, धुंध और कोहरा, ठीक है। ये तीनों हो गया गैस में द्रव। अब गैस में सॉलिड, थोड़ा सा सॉलिड आ गया तो बड़ा पार्टिकल होगा, तो स्मोक, धुआं, धुआं में क्या होता है, कोयला का राख भी ऊपर उठेगा ना तो वो स्मोक बोलते हैं उसको, ठीक है। डस्ट, धूल, डस्ट वगैरह उड़ रहा है किसी चीज़ का तो वो गैस में सॉलिड हो गया, थोड़ा बड़ा पार्टिकल हो गया। गैस में लिक्विड छोटा पार्टिकल होता है, तो बादल, धुंध और कोहरा, फॉग, ये छोटा पार्टिकल है, लिक्विड है। जबकि सॉलिड का बात करेंगे तो स्मोक और डस्ट हो जाएगा। आगे लिक्विड में गैस, लिक्विड में गैस का बात करते हैं यानी कि द्रव में गैस, तो इसको बोलते हैं झाग, फोम, फोम बोलते हैं इसको। इसका एग्जाम्पल यही होगा फोम और सोडा वाटर, फोम और सोडा वाटर, सोडा वाटर भी यही हो गया, सोडा वाटर, ठीक है। आगे लिक्विड में लिक्विड, ठीक है, यानी कि द्रव में द्रव, लिक्विड में लिक्विड, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसको बोलते हैं इमल्सन, इमल्सन, पायस। अब इसी में आपको मिल्क और ऑयल इसी में आ जाएगा, मिल्क ऑयल आपका इसी में आ जाएगा। हेयर क्रीम है, बाल वाला जो क्रीम लगाता है, सेटवेट जेल, वो सब है ना, लेकिन जेल अलग होता है, सॉरी जेल अलग होता है। हेयर का कोई भी, हेयर में लगाने वाला कोई भी क्रीम होगा तो वो आपका इमल्सन होगा। मिल्क और ऑयल आप याद रखिए, नहीं ज़्यादा ज़रूरी है। द्रव में ठोस यानी कि लिक्विड में सॉलिड, इसको बोलते हैं सोल, क्या बोलते हैं, सोल, सोल बोलते हैं। यहाँ इसमें अंतर है, एरोसोल यहाँ पे है सोल, दोनों में अंतर है। सोल का मतलब हो गया लिक्विड में सॉलिड, ठीक है। अब इसका सोल, सोल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर को टिक मार लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोल का एग्जाम्पल है पेंट, इंक, ब्लड, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव और मेटालिक सॉल्यूशन। कोई भी धात्विक विलयन होगा वो सोल में ही आएगा, सोल में ही आएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना। आगे ठोस में गैस, सॉलिड में गैस, तो इसको सॉलिड फोम बोलेंगे, सॉलिड फोम। जब भी इधर साइड गैस आ जाएगा उसको फोम बोल देता है, ठीक ना। तो फोम हो गया यहाँ पे लिक्विड में गैस, लेकिन सॉलिड फोम बोल देंगे, सॉलिड में गैस, ठीक है। इसका एग्जांपल फोम रबर या प्यूमिक स्टोन, फोम रबर या प्यूमिक स्टोन इसका एग्जांपल है। सॉलिड में लिक्विड का बात करते हैं, सॉलिड में लिक्विड, तो देखिएगा पनीर जो रहता है, पनीर थोड़ा सा स्पंजी रहता है, फूला फूला रहता है। तो पनीर तो एक्चुअली सॉलिड है लेकिन उसमें थोड़ा सा लिक्विड, पनीर को गाड़िएगा तो उसमें पानी निकलेगा, क्यों, क्योंकि सॉलिड में लिक्विड है तो उसको बोलते हैं जेल। तो पनीर भी एक जेल है, मक्खन भी एक जेल है, बूट पॉलिश भी एक जेल है, दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज़ को। सॉलिड में सॉलिड का एग्जांपल तो एक ही चीज़ होगा, जेम, जेम स्टोन, रत्न, रत्न जो मूंगा हम लोग, मूंगा वगैरह जो हम लोग लगाते हैं वो रत्न है, ठीक है। जेम स्टोन वो आपका सॉलिड सोल है। रूबी ग्लास, रूबी ग्लास ये सब जो होता है वो आपका इसी में आ जाएगा, ठोस में ठोस। इसको आपको बार बार याद करना है, पढ़ना है, रटना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ देगा। तो आप समझ लीजिए कि 90%, 99% लड़का नहीं बनाएगा, आप अगर बनाएंगे तो उससे 1 नंबर आगे बढ़ जाएंगे एग्जाम पे, ठीक है। 1 दिन पढ़ने में मेहनत है, 2 दिन पढ़ने में मेहनत है, रिवीजन कीजिएगा। तो यही आपको, ये चार्ट का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और अभी से 2 दिन लगातार रटते रहिए, इसको रटते रहिए, रटते रहिए। यही सब क्वेश्चन है जहाँ पर आप पीछे हो जाते हैं। आप बोलते हैं मेरा साइंस बहुत अच्छा है लेकिन
किसी का साइंस में थ्योरी अच्छा है, लेकिन हम समझते हैं बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका साइंस हमसे भी अच्छा होगा, लेकिन उनका रटने वाला पोर्शन में वो पीछे हो जाएंगे, तो भाई हम उनसे ज़्यादा नंबर ले आएंगे। यही दिक्कत है, जो लोग थ्योरी तो रखे ही हैं मजबूत, अपना रटने वाला पोर्शन भी मजबूत रखें तो उनका ज़्यादा बेटर होगा। चलिए आगे आते हैं। मेथड ऑफ मिक्सचर सेपरेशन, मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ। कैसे कैसे मिश्रण को पृथक करते हैं, सेपरेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर का बात करते हैं। दो गो सॉलिड है, उसको कैसे अलग करेंगे। ठोस ठोस मिश्रण का बात करते हैं। सबसे पहला तरीका हैंड पिकिंग, हाथ से छांटना, और दूसरा है सीविंग यानी कि छानना। ये दोनों मेथड कब लगेगा, जब अशुद्धि का आकार बहुत बड़ा हो। जैसे हम लोग अनाज से कंकड़ निकालते हैं, है ना, चावल में कंकड़ है तो कैसे निकालें, हाथ से चुन लेंगे, हाथ से छांटना, हैंड पिकिंग। या फिर छन्नी का यूज करेंगे, आटा जो छानते हैं, है ना, छन्नी का यूज करेंगे। तो वो जब अशुद्धि का आकार इतना बड़ा है कि हम लोग हाथ से चुन ले या छान ले, तो ये दोनों मेथड तो उसमें हो जाएगा जब आकार बड़ा है तब। ठीक है। अब थ्रेसिंग का बात करते हैं। धान, पैडी, डंठल, धान वगैरह को हटाने का, धान को पैडी बोलते हैं, डंठल को स्टॉक बोलते हैं। ठीक है। इस सब को अनाज से अनाज को अलग करना, इसको बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है। विनोइंग क्या होता है, हवा में उड़ाना। देखते हो गाँव में कि मान लीजिए इधर से हवा चल रहा है, ठीक है, तो एक महिला या पुरुष खड़ा हो जाएंगे सूप लेके, सूप में आपका रहेगा, है ना, गिराएंगे नीचे गिराएंगे गेहूँ या फिर धान वगैरह गिराएंगे, तो धान तो मोटा है तो नीचे जमा हो जाएगा, और जितना भी उसमें भूसा है वो बाहर हवा में उड़ के चला जाएगा। तो ये तरीका, इसको बोलते हैं विनोइंग, हवा में उड़ाना, तिनका, भूसा, ये सब को हटाते हैं। जब अशुद्धि या इम्प्योरिटी बहुत हल्की हो, उसका क्या बोलते हैं, वेट नहीं हो, हवा में उड़ने लायक हो, तब उसको विनोइंग मेथड से हटाते हैं। तो आपको समझना मेथड कौन सा कब यूज कर रहे हैं। बाय यूजिंग मैग्नेट का बात करते हैं, तो जब मिश्रण में कोई पदार्थ मैग्नेटिक हो, जैसे आयरन हो, निकेल हो, कोबाल्ट हो, ये सब हो, तो हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा तो चुंबक की मदद से हटा लेंगे। मान लीजिए कि चावल है, ठीक है, चावल में आपका लोहा का कण मिला हुआ है, एक चुंबक लेंगे और चावल में घुमा देंगे, तो जितना भी मैग्नेट होगा चुंबक में सट जाएगा, उसको अलग कर लेंगे। ऐसा नहीं, चावल में ही किसी भी चीज़ में हो, तो अगर कोई मैग्नेटिक पदार्थ है उसको हटाने के लिए आयरन, निकेल और कोबाल्ट का यूज करेंगे। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, हम बताए थे कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाता है, सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाता है, ठीक है, लिक्विड अवस्था में नहीं जाता है। तो ऐसा पदार्थ को बोलते हैं सब्लिमेट, जैसे कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, NH4 हो गया, अमोनियम क्लोराइड, इसी को नौसादर भी बोलते हैं, नौसादर, ठीक है। सॉलिड CO2 जिसको ड्राई आइस बोलते हैं, एंथ्रासिन बोलते हैं, ठीक है। तो इस इतना में से कोई भी अगर सब्सटेंस रहे सब्लिमेट, तो उसको सब्लिमेशन मेथड से हटा सकते हैं। गर्म करेंगे वो अलग हो जाएगा, उसको निकाल लेंगे। मान लीजिए मटेरियल है, यहाँ पे एगो पाइप दे दिए, ठीक है, पाइप दे दिए, पाइप से यहाँ पर एगो और बर्तन दे दिए, गर्म जैसे करेंगे तो उड़ेगा, उड़ के बर्तन में जमा हो जाएगा, कपूर को इकट्ठा कर लेंगे। यही तरीका है सब्लिमेशन। आगे, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करके भी हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। जैसे जब अशुद्धि किसी विलयन में घुलनशील हो, अगर घुलनशील है तो सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है, जैसे मान लीजिए पोलर है, पोलर जो है वो पोलर को ही डिजॉल्व करेगा, यानी कि ध्रुवीय जो है, ध्रुवीय विलयन जो है, ध्रुवीय विलयन को ही अलग करेगा, और अध्रुवीय जो है अध्रुवीय को ही अलग करेगा। और ये आप पोलर और नॉन पोलर को आप तभी समझ सकते हैं जब हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, नॉन पोलर और पोलर, ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको ये पूरे डिटेल में समझ में आ जाएगा। पोलर कंपाउंड जो है हमेशा पोलर को डिजॉल्व करेगा, जैसे HCl इन वाटर, HCl क्या है, पोलर है, और वाटर क्या है, ये भी पोलर है। जैसे समझिए इसको, पोलर होता क्या है, H और Cl, तो जब भी H और Cl कंपाउंड बनेगा ना, तो Cl पर नेगेटिव चार्ज आता है, H पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट है, ठीक है, तो इसको बोल देंगे पोलर। वाटर में भी यही होता है, H2O, देखिए O है यहाँ और यहाँ H, यहाँ H, ठीक है, OHH, ठीक है, O पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, O पर नेगेटिव और दोनों H पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो ये भी एक पोलर है। तो देखिए ये भी पोलर, तो पोलर में घुल जाएगा, यही है लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है, पोलर जो है पोलर में घुल जाएगा, लेकिन नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर में ही घुलेगा, ठीक है, यानी कि पोलर में और नॉन पोलर में। जैसे एग्जांपल हेक्सेन जो है वो नॉन पोलर है, बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है, ठीक है, तो हेक्सेन बेंजीन में घुल जाएगा क्योंकि ये दोनों नॉन पोलर है,
ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। कार्बनिक कंपाउंड या फिर कार्बन वाला चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें अगर हम लोग पढ़ेंगे, या फिर केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में, तो अगर वहाँ पर ये टॉपिक आएगा तो हम इसको बता देंगे। आगे लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, अभी तो सॉलिड सॉलिड पढ़े, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का बात करते हैं। लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, घुलनशील और अघुलनशील। घुलनशील का बात करते हैं मिसिबल, और अघुलनशील इमिसिबल। जैसे अघुलनशील को तो भाई एक ही तरीका, सेपरेशन फनेल, पृथक्करण कीप के द्वारा। जैसे ऑयल और वाटर का सॉल्यूशन है, मतलब तेल में पानी है, तो इसको सेपरेशन फनल द्वारा यानी कि पृथक्करण कीप के द्वारा अलग कर सकते हैं। और अगर घुलनशील है, मिसिबल है, तो इसके लिए जो तरीका है वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहला तरीका है डिस्टिलेशन, आसवन विधि। जब मान लीजिए कि दो द्रव है, एक लिक्विड और दो लिक्विड इसमें मिला हुआ है, ठीक है, दोनों लिक्विड, और दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है, लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा अंतर है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अंतर है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए एक का बॉइलिंग पॉइंट है 400 डिग्री सेल्सियस और एक का बॉइलिंग पॉइंट है 300 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों के बीच में कितना अंतर है? 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो जब भी दोनों के बीच में 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अंतर होगा, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अंतर होगा, उसको डिस्टिलेशन मेथड से अलग करेंगे। और डिस्टिलेशन मेथड से अलग करने का दो तरीका है, इवेपोरेशन वाष्पन, कंडेंसेशन संघनन, यही दो तरीका है। इवेपोरेशन तरीका से भी उसको हटा सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, कंडेंसेशन तरीका से भी, संघनन करके भी उसको हटा सकते हैं। दोनों संघनित होगा अलग अलग टेम्परेचर पर। ये डिस्टिलेशन मेथड है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डिस्टिल्ड वाटर जो आशुद्ध जल है, ठीक है, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर को बोलते हैं प्योर वाटर। प्योर वाटर किस विधि से प्राप्त किया जाता है? यही डिस्टिलेशन विधि से प्राप्त किया जाता है। मैं जब रेलवे में था तो रेलवे में मैं सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में था। वहाँ पर डिस्टिल वाटर हम लोग बनाते थे, हम लोग का प्लांट होता था, ठीक ना। उसमें क्या करते थे कि एक बड़ा सा जार होता था, उसको गर्म करते थे, ठीक है, उसमें पानी डालते थे, गर्म करते थे, और इससे एक पाइप के थ्रू यहाँ एक बर्तन लगा होता था। जब ये गर्म होता था ये भाप निकलता था, और भाप से ये निकलते निकलते बूंद बूंद करके वो बर्तन भरता था। और ये देखिए, जब भी भाप आप इसमें दीजिएगा, मतलब कि टेम्परेचर दीजिएगा, तो डिस्टिलेशन मेथड से ये क्या होगा, ये पूरा पानी भर जाएगा और ये एकदम प्योर वाटर होगा, प्योर वाटर। इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगा, क्योंकि इम्प्योरिटी तो अंदर में ही छट जाएगा। यही तरीका है आपको निकालने का, जितना भी इम्प्योरिटी है उससे प्योरिटी को निकालने के लिए डिस्टिलेशन मेथड, जब बॉइलिंग पॉइंट में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। अब देखिए एक और तरीका है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब दोनों द्रवों के बॉइलिंग पॉइंट में कम अंतर हो, ज़्यादा अंतर नहीं हो, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर हो, जैसे पेट्रोल वाला में, यूज इन ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, वहाँ पर अंतर ज़्यादा नहीं रहता है, तो क्या कीजिएगा, उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। देखिए अंतर क्या है, यहाँ डिस्टिलेशन, यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वहाँ पर आसवन, यहाँ पर प्रभाजी आसवन, ठीक है। अंतर क्या हो, देखिए ये आपका अलग अलग पाइप आपका बना हुआ है, यहाँ पर एक पाइप, 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 ठीक है। इसको क्या करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे रखते हैं। मान लीजिए यहाँ गर्म किए, ठीक है, या इधर गर्म किए, कहीं भी गर्म किए, इसमें क्रूड ऑयल डाले, कच्चा तेल डाले, कच्चा तेल, ठीक है, कच्चा तेल, तो 52 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, केरोसिन अलग हो जाएगा, केरोसिन अलग हो जाएगा। केरोसिन को 52 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग अलग कर लिए। 54 डिग्री सेल्सियस पर किसको अलग कर लिए, डीजल को। 56 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल को। 58 डिग्री, देखिए दो बढ़ा, 52, 54, 56, 58, 60, दो डिग्री सेल्सियस का अंतर, ज़्यादा अंतर नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर है। 52 पे केरोसिन, 54 पे डीजल, 56 पे पेट्रोल, 58 पे एलपीजी, 60 पे सीएनजी, लास्ट में कुछ नहीं बचा तो लास्ट में पेट्रोलियम जेली, ठीक है, जब एकदम कचड़ा जो होता है, ठीक है, पेट्रोलियम में सब चीज़ निकाल लिए तो लास्ट में जो कचड़ा बचता है उसको बोलते हैं पेट्रोलियम जेली। और इसी को हम लोग वैसलीन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वैसलीन मतलब लास्ट में जो कचड़ा, वैसलीन है ना, वैसलीन का भी यूज हम लोग ठंडा में, मतलब गाल वाल ना फटे, हाथ ना फटे, उसके लिए यूज करते हैं। तो ये आपका पेट्रोलियम का देखिए एक एक प्रोडक्ट यूजफुल है। तो आप समझ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अघुलनशील पदार्थ को कैसे निकालेंगे, सेपरेशन फनल द्वारा। घुलनशील पदार्थ में अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का अंतर है तो डिस्टिलेशन मेथड से, जैसे डिस्टिल वाटर को डिस्टिलेशन मेथड से हटाते हैं। और अगर पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करना है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करना है, ठीक है, तो किसका यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। चलिए अब आते हैं सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे, ठोस द्रव मिश्रण को कैसे अलग करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है फिल्ट्रेशन, पहला मेथड निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। पंकिल जल, जिसको कीचड़ युक्त जल भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में पंकिल जल का यूज किया है, इसलिए हम पंकिल जल लिखे हैं। पंकिल जल या कीचड़ युक्त जल में से साफ पानी को निकालेंगे तो फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करते हैं।
ठीक है। जैसे चाय छानते हैं तो चाय छन्नी का यूज करते हैं ना, वो हो गया फिल्ट्रेशन मेथड। तो चाय हो गया लिक्विड और क्या बोलते चाय पत्ती हो गया सॉलिड। तो लिक्विड और सॉलिड को अलग करेंगे तो छानना, चाय छानना फिल्ट्रेशन। किडनी जो ब्लड फिल्टर करता है जिसको डायलिसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं डायलिसिस, डायलिसिस वो भी एक तरह का फिल्ट्रेशन है, ब्लड फिल्ट्रेशन, वो फिल्ट्रेशन मेथड ही है। निस्यंदन, उसको निस्यंदन ही बोलते हैं। अगला है क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन। दोनों को समझना है बात, दोनों एकदम मिलता जुलता चीज़ है। जैसे समुद्री जल है, समुद्री जल से हम लोग नमक बनाएंगे तो ये वाष्पीकरण, क्या समुद्री जल को इवेपोरेट करेंगे, इवेपोरेशन, ठीक है, तो इससे बनेगा नमक, ठीक है। और अगर नमक से शुद्ध नमक बनाएंगे तो क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल का रूप देना, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन क्या हुआ, घटक को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करना। और इवेपोरेशन क्या हुआ, एक घटक या कंपोनेंट वोलेटाइल होता है जो उड़ जाता है। तो समुद्री जल को जब गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, बचेगा नमक। तो पानी जो है वो वोलेटाइल हो गया, वाष्पशील, वाष्पशील मतलब जिसमें उड़ने का प्रवृत्ति हो। तो पानी जो हो गया उड़ गया तो बचा नमक। इसलिए समुद्री जल को जब गर्म किए तो नमक बना कैसे, वाष्पीकरण से। पानी उड़ गया क्योंकि पानी वोलेटाइल था, वाष्पशील था। रंगों का पृथक्करण क्या कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। इसके लिए सिलिका जेल का यूज करते हैं। जैसे क्या होता है कि सिलिका जेल है, ठीक है, जब भी रंग को पृथक करना है तो इसमें इसको सिलिका जेल को जैसे उसमें डुबाएंगे ना जेल में, मतलब मान लीजिए एक ऐसा सॉल्यूशन इसमें 10 गो कलर मिला हुआ है, हरा, नीला, पीला, जो भी सब मिला हुआ है, तो उसमें जब सिलिका जेल को मिलाएंगे तो सब अलग अलग जगह पर सब कलर अलग हो जाएगा। जैसे लाल अलग जगह पर बन गया, पीला अलग जगह पर बन गया, हरा अलग जगह पर बन गया। तो सिलिका जेल जो है वो एडजॉर्प्शन करता है, अधिशोषण करता है डिफरेंट कलर एट डिफरेंट प्लेसेस पर, अलग अलग जगह पर उस सारे कलर को बना देता है। तो याद रखिएगा क्रोमेटोग्राफी में किसका यूज करते हैं, सिलिका जेल का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि सिलिका जेल जो है वो सभी अलग अलग कलर को अलग अलग जगह पर वो अधिशोषित कर देता है, एडजॉर्प्शन। याद रखिए इसको AD है, AB नहीं है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण, अवशोषण, ये किसी चीज़ को अवशोषित कर लिया। लेकिन एडजॉर्प्शन का मतलब होता है अधिशोषण, अधिशोषण। अंतर क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप कपड़ा पर इंक डाल देते हैं, इंक, तो वो एडजॉर्ब होता है ना कि एब्जॉर्ब, ठीक है। एडजॉर्ब का मतलब वो वहाँ पर रहेगा लेकिन धीरे धीरे वो अपना फैलेगा, एडजॉर्ब। ये एडजॉर्प्शन जो है इसके बारे में डिटेल से बाद में पढ़ेंगे अगर कभी ऐसा होगा तो, अभी बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा इसलिए इसको ज़्यादा नहीं करेंगे। कोलाइडी सॉल्यूशन, कोलाइडी सॉल्यूशन जो भी है उसको सेंट्रीफ्यूगल मेथड द्वारा पृथक किया जाता है। तो कोलाइडी सॉल्यूशन तो हम लोग पढ़े हैं, क्या था, MOB, मिल्क, ऑयल और ब्लड, इस तीनों को, ठीक है। कोलाइडी सॉल्यूशन को पृथक करने के लिए फोम, फोम भी होता है कोलाइडी सॉल्यूशन में, ठीक है। इसको पृथक करने के लिए अपकेंद्रीकरण प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे दूध से मक्खन निकालेंगे तो दूध क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। दूध से मक्खन निकालेंगे तो क्या कोलाइड, अपकेंद्रीकरण मेथड होता क्या है, दूध है, ठीक है, यहाँ दूध है, इसको गोल 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 घुमाएंगे तो कोई भी पदार्थ गोल गोल घूमता है तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्री बल। अब बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया का यूज करते हैं जब मक्खन को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, तेज़ी से घुमाते हैं तो दूध को बहुत तेज़ घुमाते हैं तो जो हल्का वाला पार्टिकल होता है वो ऊपर जमा हो जाता है, ठीक है, देखिएगा, और भारी पार्टिकल नीचे रह जाता है। तो ऊपर में सारा मक्खन जमा हो जाएगा, अब मक्खन को अलग कर लेंगे। इसी मेथड को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मेथड या अपकेंद्रीकरण प्रक्रिया। ये आपका बार बार एग्जाम में पूछेगा तो आप मार दीजिएगा, अपकेंद्रीकरण प्रक्रिया से क्या कैसे क्या करते हैं। अगला सॉल्युबिलिटी, अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। तो देखिए हम लोग मिक्सचर सेपरेशन का जितना भी मेथड था वो पढ़ लिए हैं और सॉल्युबिलिटी का बात करते हैं, विलेयता का। तो आप समझिए 100 ग्राम सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में हो, 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम जितना भी सॉल्यूट मिलाया जा सकता है उसको उस सॉल्वेंट का विलेयता बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 10 सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर बढ़ता है। अगर मान लीजिए पानी है, ठीक है, पानी में नमक डाल रहे हैं, ठीक है, नमक डाल रहे हैं तो 100 ग्राम में हम लोग कितना मैक्सिमम नमक डाल सकते हैं, वो इसका सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। लेकिन अगर इसी का टेम्परेचर, मान लीजिए कि 100 ग्राम में हम लोग 50 ग्राम नमक डाल दिए, ठीक है, डाल सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर इसका बढ़ा देंगे तो 50 ग्राम से ऐसा हो सकता है कि 60 ग्राम नमक भी वो एब्जॉर्ब कर ले। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। ये सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और एक चीज़ और समझिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन प्रेशर। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, होता है, प्रेशर से अनअफेक्टेड होता है।
सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, उसका प्रेशर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और क्या 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम जितना सॉल्यूट मिलाएंगे उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब एक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, 3 तरह से हम लोग कंसंट्रेशन निकालते हैं। पहला है वेट बाय वेट या मास बाय मास, दूसरा है वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं, दोनों सेम है। तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो पहला वाला में क्या होता है, मास ऑफ W/m और m/m। इस क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर में रहेगा और मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे में रहेगा, यानी कि दोनों में मास रहेगा। इसको वेट बाय वेट भी बोलते हैं, मास बाय मास भी बोलते हैं। ठीक है, माने कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा, सॉल्यूट और सॉल्यूशन, सॉल्यूट का मास सॉल्यूशन का मास। अगला वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम, इसमें क्या होगा, ऊपर में मास रहेगा नीचे में वॉल्यूम रहेगा, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझे, ऊपर में मास रहेगा नीचे में वॉल्यूम रहेगा। अब भी बाय भी क्या, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, यानी कि ऊपर में रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इस पर न्यूमेरिकल बना के इसको देख लेते हैं। 3 को क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में आपका समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि 60 ग्राम ग्लूकोज को 240 ग्राम पानी में घुला है, तो वेट बाय वेट निकालना है। वेट बाय वेट निकालना है, कैसे निकलेगा, तो समझिए इसको कैसे बनेगा। तो 60 ग्राम ग्लूकोज, ये हो गया सॉल्यूट, तो वेट बाय वेट में क्या होता है, ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यही होता है। इसको कैसे करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, ऊपर में 60 है, और मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, ये 60 हो गया सॉल्यूट, ठीक है, यहाँ 60 हो गया सॉल्यूट और 240 हो गया सॉल्वेंट, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, 240 और 60 हो गया 300, 300 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कट गया, 6 से 5 बार में और 5 से 20 बार में, तो यानी कि 20% हो गया इसका वेट बाय वेट। आगे आता है अगला, 60 ग्राम ग्लूकोज को 180 ml पानी में डाले हैं, तो वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 60 ग्राम ग्लूकोज है और 100, इसमें क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका 180 ml है, तो सॉल्यूशन का भी 180 ml होगा। ठीक है, इंटू 100, तो ये हो जाएगा 60 से 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 100/3%, 100/3, इसका देखिए ग्राम पर ml, ये परसेंटेज में नहीं, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। ठीक है, अगला 60 ml ग्लूकोज को 300 ml पानी में डाल रहे हैं, तो क्या होगा, वो हमको निकालना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, 60 ml हो गया इसका वॉल्यूम सॉल्यूट का, और 300 ml किसका, पानी में, तो ग्लूकोज और पानी को मिला देंगे तो 360 हो जाएगा इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 100, यानी कि 50/3%। ठीक है, देख लीजिए, और इसमें कुछ गड़बड़ लगे तो आप लोग सुधार लीजिएगा, जो भी लगे आपको। ठीक है, अब देखिए इस तीनों में बेस्ट कौन है, इस तीनों में बेस्ट कौन है आप समझिएगा। पहला वाला में मास बाय मास है, दूसरा वाला में मास बाय वॉल्यूम है, तीसरा वाला में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। अब समझिए, गर्मी के मौसम में क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन आप ले लीजिए, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा अपने आप। पानी है ना, पानी, उसको गर्म कीजिएगा तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो सब फैलता है, वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। गर्मी में वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, और सर्दी में यानी कि ठंड के मौसम में वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। यानी कि वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है किसी भी चीज़ का, सॉलिड का भी। ठीक है, तो वॉल्यूम का पार्ट इसमें आ गया, इसमें भी, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, बेस्ट मेथड नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ठंडा के मौसम में आप नाप रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन गलत बताएगा, कुछ ना कुछ वो वॉल्यूम कम करके बताएगा। ठीक है, और इसमें भी क्या है, वॉल्यूम कम होगा। तो समझिए इसमें मास का बात लिया, मास तो कभी कम नहीं हो सकता, मास तो कंजर्व रहता है, इसीलिए आपका वेट बाय वेट जो है वो बेस्ट है, बेस्ट है। और एक और आप पढ़िएगा, कंसंट्रेशन में मोलैरिटी होता है और मोलैलिटी, मोलैलिटी। ठीक है, मोलैरिटी और मोलैलिटी, मोलैलिटी में यही होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है। और मोलैलिटी में मास बाय मास होता है, मास बाय मास। तो समझिए मोलैलिटी बेस्ट होता है, मोलैलिटी बेस्ट मेथड है, क्योंकि ये मास बाय मास मेथड को फॉलो करता है, मास बाय मास मेथड को फॉलो करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप मारिएगा मोलैलिटी, मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी, या फिर वेट बाय वेट या मास बाय मास। चाहे तो आप इसको मारिएगा,
बेस्ट, चाहे तो आप इसको मारिएगा बेस्ट। ये बेस्ट है या फिर मोलैलिटी बेस्ट है, क्योंकि दोनों मास बाय मास को फॉलो करता है, इसलिए ये बेस्ट है। अब यही चीज़ को हम यहाँ समझाए हैं। इन समर के मौसम में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इन विंटर वॉल्यूम घट जाएगा। सो वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सीजन टू सीजन चेंज करेगा, लेकिन वेट बाय वेट चेंज नहीं करेगा। इसलिए वेट बाय वेट इज बेस्ट मेथड टू फाइंड द कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए वेट बाय वेट मेथड बेस्ट है। तो या तो आप वेट बाय वेट मारिए या तो आप मोलैलिटी मारिए। मोलैलिटी भी वेट बाय वेट को फॉलो करता है। ठीक है, तो चलिए इतना ही था मेरा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे अगला वीडियो में हम लोग देखते हैं, कुछ बढ़िया टॉपिक लाएंगे, अच्छा टॉपिक, जिससे आपका नॉलेज ज़रूर इन्हेंस करेगा। कुछ ना कुछ नया चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन एक ना एक चीज़ ऐसा ज़रूर लगेगा मेरे हर वीडियो में जो आपको नहीं पता होगा और जो आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, आपको नॉलेज में इन्हेंस करना मेरा काम है। और वीडियो कंटिन्यूटी मैं धीरे धीरे रखूँगा, 2 दिन 3 दिन पे मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे चैनल को देखें, मेरा चैनल ग्रो करे, बहुत लोग देखें। अच्छा लगता है अगर मेरा चैनल कोई देख के कुछ लोग सीखते हैं, लोग कमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा लगता है हमें आपके कमेंट को देखकर कि आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं मेरे वीडियो को। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही रहता है, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। धन्यवाद।